एक नेचुरल डिजास्टर ने लोगों को ज़ॉम्बीज बना दिया और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। जो लोग बच गए थे उनका शिकार किया जा रहा था। उन्हीं में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी जो एक क्रीपी आदमी से बचते हुए छुपने की कोशिश कर रही थी। उस दिन उसकी किस्मत साथ थी। मॉन्स्टर का ध्यान हॉलवे में खड़े कपल पर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद और म्यूटेटेड ह्यूमंस आ गए। लड़के की गर्लफ्रेंड मार दी गई और बाद में वो खुद भी उन गंदे मॉन्स्टर्स का डिनर बन गया। हर जगह खून और अफरा तफरी मच चुकी थी। पूरा एरिया मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था और इसी बीच वो प्रेग्नेंट औरत छपने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पहले ही मॉन्स्टर ने काट लिया था और उसका शरीर म्यूटेट होना शुरू हो गया था। टाइम बहुत कम बचा था। उसे बच्चे को जन्म देना था, वरना वो खुद भी मॉन्स्टर बन जाती। उसने अपने मुंह में कपड़ा दबा लिया ताकि चीख न निकले और दर्द झेलकर बच्चा पैदा करने लगी। उसके आसपास के लोग चीख रहे थे क्योंकि हर अपार्टमेंट में मॉन्स्टर्स सबको फाड़ रहे थे। उसका म्यूटेशन बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो पूरी ताकत से धक्का लगाती रही, बस इतना कि वो अपने बच्चे को पैदा कर ले। 7 साल बाद भी वो जगह अभी भी मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। एक अपार्टमेंट में एक छोटी सी लड़की चुपकर बैठी कांप रही है। उसे एक मॉन्स्टर के भारी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। डर के मारे वो अपना मुंह दबा लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मॉन्स्टर उसे ढूंढ ही लेता है। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ ली जाती है। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उसे काटने वाला होता है, पर रुक जाओ, वो उससे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वो एक्चुअली उसकी माँ है और दोनों एक अजीब सी हाइड एंड सीक वाली गेम खेल रहे होते हैं। हाँ, वो म्यूटेटेड क्रीचर वही प्रेग्नेंट औरत है और वो छोटी लड़की है चकबग, उसकी बेटी। इतने सब के बाद भी मॉन्स्टर माँ अपने आप को मदर कहलाने के लिए खुश है। बाद में चकबग जिद करती है बाहर जाने की, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। इससे चकबग बहुत उदास हो जाती है। वो रोकर कहती है कि वो अपनी माँ के साथ जाकर गमडॉल को ढूंढना चाहती है। तुम सोच रहे होगे कि गमडॉल क्या है, पर तुम्हें वो जल्दी पता चल जाएगा। मॉन्स्टर माँ चकबग को चुप रहने के लिए कहती है, पर अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि बाहर बहुत खतरा है, पर फिर भी वो वादा करती है कि वो गमडॉल वापस ले आएगी और जल्द ही लौट आएगी। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर माँ उन सड़कों पर घूमती हुई निकलती है जहाँ अभी भी मॉन्स्टर्स आजादी से घूम रहे होते हैं। चलती जल्दी एक क्रीचर उस पर झपटता है, पर वो तुरंत बचकर उसे अपनी टेंटिकल जैसी तेज चीज से घुसा देती है। मॉन्स्टर पैरालाइज्ड हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े मॉन्स्टर को देखकर उसका मुंह पानी से भर जाता है और वो आराम से उसे खा लेती है। स्वाद अजीब होता है, पर भूख तो खत्म हो जाती है। खाने के बाद वो दूर से 2 सर्वाइवर्स को मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए देखती है। एक आदमी के हाथ में टॉर्च है और दूसरा बंदूक चला रहा है। माँ को अजीब लगता है कि ये 2 बेवकूफ इतनी रात को यहाँ क्यों आए, अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हैं, और ऊपर से टॉर्च की रोशनी और गन की आवाज मॉन्स्टर्स को और अग्रेसिव बना रही है। तेजी से सोचते हुए वो उन पर 2 पत्थर फेंक देती है। एक फ्लैशलाइट तोड़ देता है, जिससे पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। दूसरा पत्थर बंदूक वाले आदमी के सर पर लगता है और वो गिर जाता है। बंदूक वाले को बेहोश करके वो टॉर्च पकड़ने वाले आदमी की तरफ खौफनाक अंदाज में बढ़ती है। आगे क्या होता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। बाद में वही आदमी बेहोश सा थका हुआ भागते हुए दिखता है। लगता है कि कुछ सर्वाइवर्स ने उस पर हमला करके उसका वेपन और सामान चुरा लिया। वो छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी टक्कर मॉन्स्टर माँ से हो जाती है। वो एक टेंटिकल से उसे वार करने जाती है, पर बीच में ही रोक देती है, क्योंकि किस्मत से वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गमडॉल होता है, वही इंसान जिसका नाम चकबग बार बार लेती थी। मॉन्स्टर लेडी तुरंत उसे गले लगा लेती है और गमडॉल के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लिटरली ऑलमोस्ट मर गया था डर से। उसे शौक लगता है कि वो ना सिर्फ उसे ढूंढने आई थी, बल्कि उसका बैकपैक भी उन चोरों से वापस ले आई थी। और जो चोर गमडॉल का बैग लेकर भागा था, अब वो मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड से घिरा हुआ है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर आखिर में वो मॉन्स्टर्स का डिनर बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है 7 साल पहले। छोटा गमडॉल एक वीराने में कुछ काम का सामान ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक फ्लैशलाइट मिलती है। वो सोचता है कि अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मॉन्स्टर से टकराना हो सकता है, पर क्यूरियोसिटी जीत जाती है और वो और अंदर तक चल पड़ता है। वीराने बिल्डिंग में चलते हुए उसे कमरे से आवाज सुनाई देती है। केयरफुली वो अपनी गन उठाकर और फ्लैशलाइट सीधी आगे रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो वो देखता है वो हिला देने वाला होता है। एक बिना हाथों पैरों वाला मॉन्स्टर जमीन पर घिसते हुए रेंग रहा होता है। गमडॉल को समझ ही नहीं आता कि ये क्या सीन है। शायद इस मॉन्स्टर पर किसी ने हमला किया हो, पर चाहे जो भी हो, सिचुएशन बिल्कुल रेड फ्लैग है। वो तुरंत वापस मुड़ने लगता है, पर तभी उसे उसी कॉरिडोर में किसी रूम से आवाज सुनाई देती है। वो भाग सकता था, छुपने के लिए और जगह ढूंढ सकता था, पर उस आवाज में उसकी क्यूरियोसिटी को जगा दिया। आवाज बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि इस खौफनाक जगह में सुनाई देना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। वो धीरे से रूम के अंदर झांकता है और जो नज़ारा मिलता है वो और भी ज्यादा शॉक कर देता है। एक तार सीधा उसकी गर्दन की तरफ तन कर रखी होती है, अपने में ही डरावना। पर सबसे बड़ा शॉक क्या होता है,
एक खून से लथपथ मॉन्स्टर एक बच्चे को खिला रहा होता है। एक मॉन्स्टर और एक बेबी, ये चीज उसकी इमेजिनेशन से बाहर थी। इसी तरह उसकी पहली मुलाकात मॉन्स्टर माँ से होती है और अब प्रेजेंट में वही मॉन्स्टर माँ दूसरे मॉन्स्टर्स को ऐसे पटक रही होती है जैसे वो किसी चीज की औकात ही न रखते हों। गमडॉल लिटरली इम्प्रेस्ड होता जा रहा है, दिल से खुश भी, क्योंकि उसकी वाइफ इतनी पावरफुल है। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्डिंग के डेड एंड तक आ जाते हैं। बचने का एक ही रास्ता है, नीचे जंप करना। गमडॉल बंदूक निकालता है, पूरा कॉन्फिडेंट कि वो हैंडल कर लेगा। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, कोई अचानक पीछे से गमडॉल को खींच लेता है। मॉन्स्टर मत तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और एक लोहे की निकली हुई रॉड को मजबूती से पकड़ लेती है। अपने हस्बैंड को छोड़ना उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। गमडॉल को लग रहा होता है जैसे उसका पैर तोड़ दिया जा रहा हो। नीचे जो मॉन्स्टर उसे खींच रहा था वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, वो बिल्कुल भूखा, गंदा और फ्रेश मीट के लिए पागल हो चुका क्रीचर था। उधर छोटी चकबक घर पर अपनी ड्राइंग्स बना रही होती है, अपनी माँ की, अपने आप की और गमडॉल की। वो सिर्फ इस उम्मीद में है कि गमडॉल जल्दी वापस आए और वो दोनों साथ खेल सके। वापस गमडॉल के पास वो लिटरली मौत और जिंदगी के बीच लटक रहा होता है। ऊपर से मॉन्स्टर उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाले बस उसके गिरने का वेट कर रहे हैं ताकि वो दोनों का फ्रेश मीट खाया जा सके। मॉन्स्टर माँ भी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा होता है। अगर कुछ सेकंड और निकल गए तो दोनों मर जाएंगे। आखिर वो डिसीजन ले लेती है, वो लोहे की रॉड छोड़ देती है। जैसे ही मॉन्स्टर दोनों को नीचे खींचता है, मॉन्स्टर माँ अपनी टेंटिकल से बिल्डिंग के एक और मॉन्स्टर को पकड़ती है और सीधा उस बड़े मॉन्स्टर के सर पर धड़ाम से पटक देती है। बड़ा मॉन्स्टर हिल जाता है। यही उनका मौका होता है। मॉन्स्टर माँ अपनी तेज सुई जैसी टेंटिकल बड़ा मॉन्स्टर की जुबान में घुसा देती है, वही जुबान जिससे वो गमडॉल का पाँव पकड़े हुए था। जुबान छोड़ देती है, गमडॉल फ्री हो जाता है। मॉन्स्टर माँ के अंदर एक बड़ा रिलीफ का एहसास होता है। अब बस नीचे लैंड करना बाकी है, बाकी जो छोटे मॉन्स्टर्स बचे उनका काम फिनिश करना है और फिर वो गमडॉल को प्रोटेक्ट कर लेगी। पर लगता है गमडॉल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मॉन्स्टर माँ को जोर से अपने पास खींच लेता है और दोनों सीधा मॉन्स्टर के गंदे चेहरे पर लैंड कर जाते हैं। खुशकिस्मती से गमडॉल के पास जो बड़ा सा बैग था उसने उनकी गिरने का इम्पैक्ट सॉफ्ट कर दिया, वरना दोनों का बुरा हाल हो जाता। गमडॉल तुरंत मॉन्स्टर के मुंह से जंप करके जमीन पर रोल कर लेता है ताकि इम्पैक्ट और ज्यादा ना लगे। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किए वो खुद को संभालता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा मॉन्स्टर बिल्कुल भड़क चुका होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका टेस्टी स्नैक उसके हाथ से निकल गया। भागते हुए मॉन्स्टर माँ गमडॉल को डांटने लगती है। वो कहती है कि उसने कितना स्टूपिड स्टंट मार दिया, उसे चोट भी लग गई और बिना सोचे समझे उसे उठाकर भागना कोई स्मार्ट बात नहीं थी। और ऊपर से वो चकबक का फादर है, अगर उसे कुछ हो जाए तो उनके छोटे परिवार का क्या होगा। लेकिन गमडॉल को सिर्फ मॉन्स्टर माँ की टेंशन होती है। वो अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि पूरी सिचुएशन के लिए वो खुद जिम्मेदार है। मॉन्स्टर माँ सोचती रह जाती है, ये बंदा सच में पागल है, अपने आप को चोट लगवा ली, फिर भी टेंशन इसे मेरी ही है। लेकिन तभी बिना वार्निंग के एक तेज बड़ा फैंग उसकी पेट को छेद देता है, सीधा अंदर तक। वही भूखा मॉन्स्टर वापस आ गया होता है। ये क्रीचर अब अपने प्रे को आसानी से हाथ से जाने नहीं देने वाला। पेट में बड़ा सा होल लगने के बाद भी मॉन्स्टर माँ जिद से कहती है बस एक छोटा सा स्क्रैच है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक और मॉन्स्टर उसका गला पकड़ के उसे उठा लेता है। गमडॉल पागलों की तरह अपने बड़े बैकपैक के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, डेस्परेट, घबरा रहा हुआ और अपनी वाइफ को बचाने के लिए रेडी। हाँ, गमडॉल के पास एक ऐसी चीज होती है जो सिचुएशन उनके साइड में कर सकती है, बस उसे ढूंढने के लिए थोड़ी देर चाहिए होती है। जब तक मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, मॉन्स्टर माँ अपनी टेंटिकल जैसी अपेंडेजेस से पीछे आते मॉन्स्टर्स को छेड़ कर रोकने की पूरी कोशिश करती है। फाइनली बहुत सारी जल्दी में सर्च करने के बाद गमडॉल को वो चीज मिल जाती है, एक ग्रेनेड। जैसे वो मॉन्स्टर्स की तरफ ग्रेनेड फेंकता है, बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है और एक ही बार में काफी मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं। पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ। गमडॉल और ज्यादा ग्रेनेड्स निकालता है और बचे हुए मॉन्स्टर्स पर फेंकने लगता है। जैसे ही वो फटेंगे, पीछे भागने वाले मॉन्स्टर्स सीधे आग में रोस्ट होकर खत्म हो जाते हैं। पर रेगुलर साइज मॉन्स्टर से निपटने के बाद भी एक बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर अभी भी उन्हें छोड़ नहीं रहा। वो अभी भी उनके ऊपर तोड़ रहा है, बिल्कुल गिव अप का नाम नहीं। दोनों खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तब मॉन्स्टर माँ एक बोल्ड डिसीजन लेती है। वो अपने हस्बैंड के हाथ से ग्रेनेड खींच लेती है और हवा में उछल जाती है, बिल्कुल उसी वक्त जब बड़ा मॉन्स्टर अपने बड़े फैंग्स और टेंटिकल्स लेकर उन पर अटैक करने वाला होता है। गमडॉल तुरंत जमीन पर गिर जाता है, आंखें फाड़कर देखते हुए। मॉन्स्टर माँ ग्रेनेड का पिन खोलती है और एक जबरदस्त किक से ग्रेनेड सीधा मॉन्स्टर के मुंह पे लॉन्च कर देती है। मॉन्स्टर सोचता है कि वो फ्रेश मीट खाने जा रहा है, मुंह खोल देता है, पर ग्रेनेड सीधा उसके अंदर जा गिरता है। ब्लास्ट होते ही मॉन्स्टर का सर एक सेकंड में उड़ जाता है
उसके बाद मॉन्स्टर माँ उस क्रीचर को मिडिल फिंगर दिखाती है, विक्ट्री स्टाइल, और गमडाल एकदम प्राउड फील करता है क्योंकि उसकी बैडएस वाइफ ने पूरा सीन प्रो की तरह हैंडल कर लिया। सब कुछ फाइनली सेटल हो जाता है तो दोनों एक पास के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाते ही मॉन्स्टर माँ अपने कपड़े उतारती है और गमडाल को सुकून होता है देखकर कि उसकी पेट का बड़ा वाला वुंड ऑलरेडी हील हो चुका है। मॉन्स्टर माँ थोड़ा मजाक करते हुए याद दिलाती है कि केयरफुल तो हमेशा उसे रहना चाहिए क्योंकि गमडाल ही उनके छोटे फैमिली का प्रोटेक्टर है। अब सब ठीक हो चुका है तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अपनी बेटी को लेने चलते हैं जो उनका वेट कर रही होगी। घर पहुंचने पर गमडाल उससे आवाज लगाता है और छोटी चकबाज तुरंत दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। दोनों एक प्यारा गर्मजोशी भरा हग शेयर करते हैं, प्यार, सुकून और रिलीफ से भरा हुआ। चकबाज प्राउडली अपने पापा को वो पेंटिंग्स दिखाती है जो उसने बनाई थी और गमडाल उससे थम्स अप देता है, खुश होके कि उसने उन्हें कंप्लीट कर लिया। और रिवॉर्ड के लिए गमडाल अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकालता है और उसे प्यार से उससे दे देता है। मॉन्स्टर मदर उन दोनों को प्यार भरी नज़र से देखती रहती है। अपनी फैमिली को देखकर उसका दिल गर्म हो जाता है। चाहे इस दुनिया में जीना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जब भी वो अपनी बेटी की मुस्कान देखती है उसे फिर से ताकत मिल जाती है। उस पल में वो समझ लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। जब ये तीनों अपनी खुशियों में डूबे होते हैं तभी उनके अपार्टमेंट के बाहर कोई खड़ा होता है। उस अनजान औरत के चेहरे से ये साफ दिख रहा था कि वो इस छोटी फैमिली को इतना खुश देखकर सह नहीं पा रही। अंदर फैमिली साथ में डिनर शेयर करते हैं और दोनों पेरेंट्स को अपनी छोटी बेटी को इतनी खुशी से खाते हुए देखकर बहुत सुकून मिलता है। चकबाज फिर डिसाइड करती है कि वो खाना शेयर करेगी। सबसे पहले वो एक बाइट गमडॉल को देती है अपने हाथों से, फिर माँ की बारी आती है, लेकिन माँ थोड़ा हेजिटेंट होती है। छोटी जिद करती है कि माँ एक बाइट ले, पर लेडी फिर भी हेजिटेट करती रहती है। तब गमडॉल जेंटली उनकी बेटी को समझाता है कि मम्मी पहले ही फुल है, लेकिन चकबाज को तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती क्योंकि उसने अपनी माँ को अब तक कुछ खाते हुए देखा ही नहीं है। गमडॉल आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, कह रहा होता है कि उसने माँ को बहुत बार खाते हुए देखा है। ये सुनकर चकबाज की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो सच में जानना चाहती है कि उसकी माँ खाना कैसे खाती है क्योंकि उसने कभी उसे खाते हुए देखा ही नहीं था। मदर सॉफ्टली चकबाज का हाथ पकड़ लेती है और उसे रीअश्योर करने की कोशिश करती है। बोलती है कि उसे खाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए छोटी को खुद ही आराम से खाना एंजॉय करना चाहिए। छोटी दुखी हो जाती है और सैड एक्सप्रेशन के साथ अपना खाना खाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद चकबाज एक कुकी लेकर खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है कि ये बहुत टेस्टी है। वो इंसिस्ट करती है कि माँ भी थोड़ा ट्राई करे क्योंकि ये उसका फेवरेट स्नैक है। चकबाज बार बार अपनी माँ को एक बाइट लेने के लिए कह रही होती है, लेकिन इससे माँ और ज़्यादा एंग्शियस और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी बेटी को बिना हर्ट किए कैसे मना करें। आखिरकार बेटी के इंसिस्ट करने पर माँ मान जाती है। वो हल्की सी कंपाती हुई उंगलियों से कुकी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो कुकी लेने वाली होती है चकबाज तुरंत कुकी को वापस खींच लेती है क्योंकि उससे खुद भी कुकी और खानी है। वो कुकी को 2 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टुकड़े बराबर नहीं बनते। अब चकबाज एक बड़ी डिलेमा में पड़ जाती है, बड़ा पीस खुद रखे या माँ को दे। कुछ पल सोचने के बाद वो अपने मन की इच्छा के आगे हार मान जाती है और छोटा वाला टुकड़ा अपनी माँ को देती है। फिर भी माँ हेजिटेट करती रहती है और चकबाज के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है कि वो पूरी कुकी खुद खाना चाहती थी। चक अपनी माँ को फोर्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि कुकी खुद ही खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो खाने वाली होती है उसे याद आ जाता है कि उसे तो एक्चुअली अपनी माँ को कुकी खिलानी थी। इसी बीच गमडॉल भी खुशी से कह देता है कि उसे भी एक बाइट चाहिए, पर चकबाज इतनी एक्साइटेड होती है कुकी खाने के लिए कि वो पूरा पीस खुद ही खा जाती है और सोचती है कि चलो एक और कुकी ले आती हूँ और दोबारा ट्राई करती हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि चकबाज बार बार अपनी माँ को डिफरेंट चीज़ें खिलाने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे मॉन्स्टर मदर को ये सब इरिटेट करने लगता है और एक दिन वो गुस्से में अपने साइन लैंग्वेज में चकबाज से कहती है कि उसे तंग करना बंद करो। वो पूछती है कि क्या उसे मम्मी को चिढ़ाना पसंद है। माँ की इस अचानक आउटबर्स्ट से चकबाज ऑलमोस्ट रो पड़ती है क्योंकि उसका इंटेंशन कभी भी माँ को अपसेट करना नहीं था। वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि वो बस उनके लिए वरीड थी। उसने कभी अपनी माँ को कुछ खाते हुए देखा नहीं था, इसलिए उसे लगा शायद माँ भूखी होंगी। मॉन्स्टर मदर अपनी बेटी की बात का दर्द महसूस करते हुए धीरे से अपनी उंगली चकबाज की छोटी सी हाथ की लकीर पर रखती है और डिसाइड करती है कि अब सच बताने का टाइम आ गया है। वो इतने टाइम से सच छुपा रही थी, पर अब देख कर कि ये उसकी बेटी को दुखी कर रहा है, वो समझ जाती है कि और छुपाना गलत होगा।
वो एक गहरी सांस लेती है और चक बैच को बताने वाली होती है कि वो सिर्फ फ्लैश और मीट की क्रेविंग रखती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ चक के पाम को टच करता है, उसके मॉन्स्ट्रस इंस्टिंक्ट्स एकदम से जाग उठे। चक के नाक से एक छोटा सा खून का ड्रॉप नीचे गिरता है और मदर के अंदर की बीस्ट चीखने लगती है कि अपने ही बच्चे को चाहे कुछ भी हो खा जाओ। सीन शिफ्ट होता है और सिर्फ एक जोर से बंद होता हुआ दरवाजा सुनाई देता है। गमडॉल ये आवाज सुनते ही तुरंत सिचुएशन चेक करने आता है। घर में देखने पर उसे सब कुछ खाली नजर आता है। चक बैच बताती है कि उनकी माँ किसी काम से बाहर चली गई है। बाहर मॉन्स्टर मदर एक दूसरे क्रीचर को फाड़कर खा रही है। जब उसने अपनी बेटी का खून का बूंद देखा था तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए वो तुरंत घर से भाग गई ताकि वो किसी और मॉन्स्टर को खाकर अपने अंदर की क्रेविंग को कंट्रोल कर सके। बाद में तीनों एक ही बेड पर साथ में सो रहे होते हैं, जिसमें चक बैच अपने पेरेंट्स के बीच में लिपटी होती है। मॉन्स्टर मदर सोच रही होती कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि एक बच्चे का खून इतना मीठा हो सकता है। इसी पल से वो अपने आप से वादा करती है कि वो अपने बेटी के सामने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगी और हमेशा उसकी हिफाजत करेगी। अगले दिन सुबह फादर एक बड़ी सी स्माइल के साथ निकलने की तैयारी करता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कि वो वापस आने तक सेफ रहना, और वो चक बैच को याद दिलाता है कि मम्मी को मत जगाना, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। चक इस बात को समझ लेती है और अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वापस आते वक्त उसके लिए एक चॉकलेट बार ज़रूर लाना। पापा के जाते ही छोटी के चेहरे पर एक मिस्चीवियस मुस्कान आ जाती है। अब जब माँ सो रही है, चक बैच डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी। वो रेडी होकर घर से बाहर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक डेड मॉन्स्टर का बॉडी दिखता है, पर वो बिना किसी रिएक्शन के वहाँ से गुजरती चली जाती है। आगे थोड़ा चलने पर वो कुछ लोगों को स्ट्रीट्स में देखती है। फिर वो एक खून से लगे हुए वॉल के पास जाकर एक छोटा सा डूडल बना देती है। काम पूरा करके वो आगे अपने रास्ते चल पड़ती है। चक बैच कई मरे हुए मॉन्स्टर्स की बिखरी हुई लाशों के बीच खोजती रहती है और थोड़ी देर बाद उसे कुछ कैंडीज मिल जाती हैं। वो इस अपनी डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अपनी खुशी में वो सोचती है कि जब वो ये कैंडीज अपने पेरेंट्स को दिखाएगी तो वो उसकी बहुत तारीफ करेंगे, पर उससे ये भी डाउट होता है कि क्या उसे बताना चाहिए कि ये कैंडीज उसने बाहर से मिली हैं या नहीं। खैर, वो फिर से चलना शुरू करती है। अब उसका नेक्स्ट गोल है एक इंसान को ढूंढना जिसका नाम है हिया। तभी रास्ते में दो लोग उसे देख लेते हैं। दोनों ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ किसी बच्चे को देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डैगर वाला आदमी तो ऑलरेडी ये सोचने लगता है कि वो इस लड़की को पकड़कर अपनी फैमिली से बड़ा सा रैंसम ले सकता है। वो चाहे जो हो, उसे इस बच्ची को ले ही जाना है। उसकी साथी औरत, यानी शायद आदमी, पर जब तक कंफर्म नहीं होता हम उसे औरत ही बोल देते हैं, कह दिए कि अगर ये लड़की ऑर्फन हुई तो इसका कोई फायदा नहीं। पर डैगर वाला बिना सोचे समझे बोलता है कि बच्चे मार्केट में बहुत वैल्यूएबल होते हैं। औरत फिर सोचती है कि अगर ऐसा है तो शायद वो इस बच्ची को किसी कैनिबल ट्राइब को बेचकर काफ़ी बड़ा फ़ायदा कमा सकते हैं। आगे रास्ते में एक मोड़ आता है और चक बैच बिना रुके राइट टर्न ले लेती है। बैट लेडी जल्दीबाजी में उसके पीछे दौड़ पड़ती है, सोचती है कि वो लड़की को पकड़ लेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शिकार वो नहीं बल्कि वो खुद बनने वाले हैं। आगे से एक आदमी हाथ में बड़ा सा एक्स लेकर सामने आता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा डैगर वाले पर वार करता है और एक ही स्विंग में उसका काम तमाम। लेडी रुक जाती है और मुड़कर देखती है कि उसका साथी जमीन पर लगभग मरता हुआ पड़ा है और सामने एक सफेद बालों वाली शख्स खड़ी है। लेकिन ये देखकर भी वो डरती नहीं है। वो सीधा उस सफेद बाली को देखकर पूछती है कि वो कौन है। उसे शक होता है कि शायद ये सफेद बाली उस छोटी लड़की की गार्डियन हो। सफेद बाली लेडी बस उसे बिल्कुल बेजान लाइफलेस आंखों से घूरती रहती है। यहाँ से कंफर्म होता है कि ये व्हाइट हेड भी एक लेडी ही है। पोनी टेल वाली औरत गंदी चाल चलते हुए व्हाइट हेड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। व्हाइट हेड पर लटकर देखने लगती है, लेकिन पीछे तो कोई होता नहीं है। इसी बीच पोनी टेल सोच लेती है कि उसने व्हाइट हेड को बेवकूफ़ बना दिया। वो हाथ में बैट लेकर सीधा उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन पोनी टेल को पता नहीं होता कि ये सब अल्टीमेटली उसके खिलाफ ही जाने वाला है। एक पल में बिना किसी डीले के व्हाइट हेड अपने एक्स का एक ही वार करती है और पोनीटेल की गर्दन काट देती है। बस एक स्विंग, काम खत्म। इस तरह पोनीटेल का इशू भी खत्म। अब हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि वो लड़की थी या लड़का। इसी दौरान चक बैच एक दीवार के पीछे छुपकर खामोशी से काम रही होती है क्योंकि उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। थोड़ी देर में व्हाइट हेड लेडी उस छोटी को देख लेती है। जैसे ही छोटी वाली उस व्हाइट हेड लेडी को देखती है, पता चलता है कि ये औरत ही एक्चुअली हीरा है, वही इंसान जिसको चक बैच ढूंढ रही थी। अचानक एक मॉन्स्टर नीचे से रेंगकर हीरा पर झापता है, लेकिन हीरा बिना वक्त गवाए अपने एक्स से उसे कुचाल देती है। जैसे ही वो इंजर्ड मॉन्स्टर धूप में पड़ता है, वो धीरे धीरे धूल बनकर बिखर जाता है।
हीरा फिर चकबैच की तरफ मुड़कर उसे याद दिलाती है कि अंधेरे जगह में घुसने से पहले हमेशा चेक करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, वो पूछती है कि वो यहाँ बाहर आई ही क्यों है और उसकी मम्मी कहाँ है। चकबैच डर के मारे चुप हो जाती है और कुछ देर बाद बोंग हीरा उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ जैसा देती है। हीरा ने सालों से रूल समझाए हुए थे। 1, अंधेरे जगह में जाने से पहले हमेशा चेक करो। 2, हमेशा टॉर्च या कोई वेपन साथ रखो। 3, जहां अजीब आवाजें आए वहां कभी मत जाना। 4, मम्मी, डैडी और हीरा के अलावा किसी के पीछे कभी मत जाना। और 5, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कभी अकेले बाहर मत जाना। हीरा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि इतने सालों से ये रूल समझाने के बाद भी चक निम ने फॉलो नहीं किया। वो उसे सख्ती से बोलती है कि दोबारा कभी ये गलती मत करना। चकबैच तुरंत आर्ग्यू करती है कि वो अब बड़ी हो गई है, वो खुद बाहर जा सकती है, लेकिन हीरा की एक डेडली ग्लेयर ही काफी होती है उसे चुप करा देने के लिए। फिर भी जब छोटी इतनी जिद कर ही रही है बाहर जाने की, हीरा डिसाइड करती है कि ठीक है, अब उसे उन जगहों पर ले चलते हैं जहां सिर्फ बड़े लोग जाते हैं। चकबैच एक नई एडवेंचर का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट से चमक उठती है, और जैसे ही उसने अपने आप को एक बिल्कुल अंधेरी जगह में पाया, उसकी सारी एक्साइटमेंट ध्यान हो गई, क्योंकि उसे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हीरा को बुलाती रहती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब चकबैच सच में पूरी तरह डर से जम जाती है, तब हीरा फाइनली बोलती है। वो पूछती है, अब भी बड़ा बनने का शौक है? और ज्यादा डराने के लिए हीरा याद दिलाती है कि मॉन्स्टर्स हमेशा ऐसे अंधेरे जगहों पर रहते हैं। यहाँ बड़े लोग आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें वैल्यूएबल चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये जगह हमेशा खूनी लड़ाई से भरपूर होती है। अचानक चकबैच का पाँव किसी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने किस चीज को टच किया, पर जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका हाथ पूरा खून से भरा हुआ होता है। बस उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वो रो पड़ती है, डर के मारे कांपने लगती है और बेग करने लगती है कि उसे बाहर ले चलो, पर उसकी सारी विनतियां बेकार जाती हैं। वो आंखों में आंसू और पसीने में भीगी हुई बिल्कुल बेहोश सी हो जाती है। उसे अब समझ आता है कि ये जगह वही है जहाँ बड़े लोग रोज आते हैं अपनी जिंदा रहने की फाइट में। फाइनली हीरा वापस सामने आती है। वो समझाती है कि बड़े लोग भी डरते हैं, पर जिंदा रहने के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ता है। सर्वाइवल का मतलब ही है डर के बावजूद आगे बढ़ना। वो चाहती है कि चकबक ये सब हमेशा याद रखे। फिर हीरा बोलती है, चलो अब बाहर चलते हैं। दोनों वापस चलना शुरू करते हैं, रास्ते में बिखरी हुई मॉन्स्टर्स की लाशों के ऊपर से गुजरते हुए। अपार्टमेंट पहुंचने पर हीरा अलविदा कहने लगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो फिर मिलेगी जब चकबक अपने मम्मी और डैडी के साथ बाहर निकलेगी। अचानक वो छोटी सी बच्ची एक अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करती है। वो हीरा को बोलती है कि बैठ जाओ। हीरा जैसे ही बैठती है, चकबज मजाक मजाक में उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ देती है। ये उसका बदला था, क्योंकि हीरा ने उसे पहले रुला दिया था। उसके बाद चकबज उसे एक छोटी सी कैंडी देती है, जो उसे अपने एडवेंचर के दौरान मिली थी। फिर वो मुस्कुराते हुए हीरा को बाय बोलती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। वो छोटी कैंडी हीरा के दिल पर बड़ा असर छोड़ जाती है। हीरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि चकबज अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और उसे यकीन हो जाता है कि चकबज आगे चलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान बनेगी। लेकिन जैसे ही चकबज घर का दरवाजा खोलने के लिए नॉक पकड़ती है, उसे नोटिस होता है कि उसकी उंगली का रंग बदल गया है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। सर्दी का मौसम। हम देखते हैं चकबज की माँ और बाप गिरे हुए सामान और खंडहर में कुछ वैल्यूएबल चीज ढूंढ रहे होते हैं। तब उसके पापा को एक मफलर यानी कि स्कार्फ मिलता है। वो प्यार से उसे मॉन्स्टर मदर के गले में डाल देते हैं। माँ हल्का सा शर्मा जाती है। उनके लिए ये छोटा सा गिफ्ट बहुत ही प्यारा लगता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उस लम्हे में वो अपनी बेटी को भूल जाते हैं। फिर बाप आवाज लगाता है, चकबज चकबज कहाँ हो तुम? लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है चकबज कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसी बीच छोटी सी चकबक अपनी अलग ही एडवेंचर पर होती है, कुछ यूजफुल चीज ढूंढते हुए। तभी उसकी मुलाकात हीरा से होती है पहली बार, जो जमीन पर बैठी होती है और लगता है जैसे वो चोट खा चुकी हो। हीरा के लिए अपना सिर उठाकर चकबक की तरफ देखना तक मुश्किल होता है, पर जैसे ही वो देखती है, सबसे पहली बात वो बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। चकबक कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इंजर्ड इंसान को ऐसे छोड़कर जाना सही होगा या नहीं। हीरा उसे डराने के लिए ठंडी तेज नजर से देखने की कोशिश करती है, पर वो शार्प नजर भी छोटी सी लड़की को डरा नहीं पाती। चकबक प्यारे सीधे तरीके से पूछ लेती है, गेट लॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो फ्रेज उसे समझ नहीं आता। हीरा फिर से ज्यादा क्लियरली कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाए और यहाँ परेशानी ना बने। लेकिन इस बार भी चकबक नहीं जाती।
वो आगे बढ़कर हीरा के इंजर्ड हाथ को पकड़ लेती है और उसके ठंडे जमे हुए बाजू पर गर्म सांस फूंककर उसे वार्म करने लगती है। हीरा तुरंत दूसरे हाथ से उसे खुद से दूर खींचने लगती है, लेकिन फिर एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो देख लेती है कि चकबक कितनी सच्चाई और दिल से उसकी हेल्प करना चाहती है। इसी तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई थी पुराने दिनों में। अचानक चकबक सपने से जाग जाती है। कुछ पल बाद वो फिर से सो जाती है। इसके बीच उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर से छुपे हुए हैं। वो परेशान हैं क्योंकि काले बादल होने की वजह से मॉन्स्टर्स दिन में भी घूम रहे हैं। माँ अपने पति से कहती है कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा, और सबसे बुरी बात यह है कि ये इस एरिया की आखिरी फार्मेसी थी। गमडाल थोड़ा आराम करने का सोचता है, लेकिन माँ एक पल के लिए भी चैन नहीं ले सकती जब तक वो अपनी बेटी की उंगली का इलाज ना कर ले। वो डर के मारे परेशान हो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उंगली के साथ कुछ सीरियसली गलत हो सकता है। बड़े आदमी यानी कि गमडाल उसे समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि खुद को इतना ब्लेम मत करो, जरूर कोई ना कोई तरीका होगा इसे ठीक करने का। लेकिन माँ फिर भी खुद को ही दोष देती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उनकी बेटी की उंगली इस हाल में आई। गमडाल उसे खुद को कोसते हुए देखकर और ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है और आखिरकार उसका पेशेंस टूट जाता है। वो गहरी सांस लेकर समझाता है कि दिनों से दवा ढूंढने की उनकी बेचैन कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। इतने दिनों से वो कितनी शॉप्स और फार्मेसी देख चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसे लगने लगता है कि शायद शुरू से ही वो बेवकूफ़ी कर रहे थे। वो डिसाइड करता है कि उन्हें होप विलेज जाना चाहिए, क्योंकि सुना है वहाँ एक डॉक्टर है और अभी तक के हिसाब से वही डॉक्टर उनकी लास्ट होप है। लेकिन वहाँ जाने के लिए एंट्रेंस फी देना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि एंट्रेंस फी सिर्फ कुछ वैल्यूबल और यूजफुल चीज़ के बदले एक्सेप्ट होती है, और गमडाल को नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ वो कहाँ से लाए। वो खुद को दोष देती है कि उसने बैग चेक नहीं किया और चकबक को साथ आने से रोका नहीं। तभी रास्ते में आसपास के मॉन्स्टर्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उन्हें वहां से खाने की महक आने लगती है। आवाज भी सुनाई देते हैं, मतलब बॉक्स के नीचे कोई है। सब मॉन्स्टर्स तुरंत बॉक्स पर टूट पड़ते हैं, पर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होता। और ऑब्वियस ही है, हमारी छोटी चकबक बॉक्स के नीचे ही छुपी हुई थी। पर इससे पहले कि मॉन्स्टर्स उसे पकड़कर खा जाएं, उसकी माँ आकर उसे तुरंत बचा लेती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को गोद में लेती है, सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन माँ उन सबको पैरों के नीचे रौंदती हुई तेज रफ्तार में भाग निकलती है। एक मॉन्स्टर अपने लंबे टेंटिकल्स फेंका, पर माँ ने बिना किसी मेहनत के उन्हें छुरी की तरह काट दिया। बाकी के गंदे मॉन्स्टर्स का भी वही हाल होता है। वो उन्हें ऐसे काट रही होती है जैसे सब्जी काट रही हो, बिल्कुल आसान। लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद माँ थक जाती है। अगर लड़ाई ऐसे ही चली तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब छोटी चकबक अपनी उंगली आसमान की तरफ पॉइंट करती है। माँ ऊपर देखकर नोटिस करती है कि काले बादल हटने लगे हैं। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, मॉन्स्टर्स को जलन होने लगती है। जो मॉन्स्टर्स अभी उन्हें खाने को लपक रहे थे, अब रोशनी से बचने के लिए भाग रहे हैं, छाया ढूंढते हुए, जान बचाते हुए। माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सो वो सीधा डंजन की तरफ भागती है, क्योंकि आसपास की इमारतें अब मॉन्स्टर्स से भर जाएंगी, जो धूप से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर पीछे से माँ पर जोर का हमला करता है। इससे छोटी चकबक बिल्कुल शॉक हो जाती है। दर्द के बावजूद माँ अपने टेंटिकल से उस मॉन्स्टर को मार गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने साइज के हिसाब से बहुत ही तेज होता है और माँ की पीठ पर बार बार वार करता रहता है। माँ अपनी पूरी जान से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक कहीं से एक बड़ा सा एक्स उड़ता हुआ आता है और सीधा उस बड़े गंदे मॉन्स्टर के सिर पर लगता है और उसे गिरा देता है। माँ को बिल्कुल पता नहीं होता ये एक्स कहाँ से आया, लेकिन रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं होता, सो वो दौड़ती रहती है। दूसरी तरफ गमडाल भी दौड़ते दौड़ते उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है जहां मॉन्स्टर माँ गई थी। वो पूरा थक चुका होता है। पूरा बिल्डिंग मॉन्स्टर से भर चुका है और वो अंदर जाकर अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सकता। वो खुद को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि सब उसकी गलती है, क्योंकि वो बाथरूम ब्रेक के लिए चला गया था और चकबक को अकेला छोड़ दिया। तभी हमें पता चलता है कि एक्स किसने फेंका था। हीरो ने। वो गमडाल के सामने आती है। गमडाल हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल पता नहीं ये लड़की कौन है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हीरो उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ यानी कि मुक्का मारती है और वो नीचे गिर जाता है। इसी वक्त मॉन्स्टर माँ चकबक को डांट रही होती है, क्योंकि चकबक ने उसे इग्नोर करके खतरे में उसका पीछा किया। माँ गुस्से में है। उसने कहा था कि वो पापा के साथ रुकेगी, पर वो फिर भी आ गई। पर तब छोटी चकबक धीरे से अपनी छोटी उंगली माँ के हाथ पर रखती है। वो धीरे से कहती है कि उसको डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि माँ को चोट लगे।
चकबच समझाती है कि वो जानती है कि माँ और पापा उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो उनका दर्द छुपा होता है, पर चकबच सब महसूस करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से माँ को और दर्द सहना पड़े। वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है और जब भी माँ को चोट लगे वो उन्हें अच्छा महसूस करवाना चाहती है। माँ अपनी बेटी को देखकर अंदर से टूट सी जाती है। वो गहरी सांस देती है, फिर चकबच को दिल से गले लगा लेती है। उधर मॉन्स्टर्स पूरे एरिया में फैलने लगते हैं। चकबच को बचाने के लिए मॉन्स्टर माँ उसे अपनी शर्ट के नीचे छुपा लेती है और धीरे धीरे बिना रिएक्शन दिए मॉन्स्टर्स के बीच से गुजरती है। उन्हें बस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। माँ चकबच को धीरे से कहती है कि बस शांत रहना और हिलना मत। फिर कुछ ही देर में एक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, इतना करीब कि मॉन्स्टर माँ को अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। वो खुद को फोर्स करती है कि बिल्कुल रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर उसने जरा सा भी रिएक्शन दिखाया तो मॉन्स्टर अटैक कर सकता है और फिर चकबच खतरे में पड़ जाएगी। माँ धीरे से फुसफुसाती है, बिल्कुल रिएक्ट मत करना। मॉन्स्टर माँ को ऐसा महसूस होता है जैसे वो मॉन्स्टर उसकी कान में कुछ कह रहा हो, जैसे कह रहा हो कि ये सब बेकार है, ये स्ट्रगल तुम्हारा पॉइंटलेस है। पर जब वो पलट कर देखती है, वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि कोई मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। पर वो बिना रुके चलती रहती है, क्योंकि एग्जिट बस नजदीक है। तभी अचानक एक बड़ा सा हाथ सामने से आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। माँ तुरंत एक जंप लेती है और वो बड़ा हाथ उसके बजाय आसपास के कई मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है। पहले तो माँ कंफ्यूज हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस बड़े हाथ को ठीक से देखती है, उसे समझ आ जाता है ये डंजन का मास्टर है। ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था, वो बस जो हाथ आता है उसे पकड़ रहा था, बिना सोचे समझे। हाथ दोबारा झटकता है और एक और झुंड मॉन्स्टर्स का पकड़ लेता है, और इस बार उस झुंड के साथ हमारी मॉन्स्टर माँ भी पकड़ी जाती है। खुशकिस्मती से चकबच नीचे गिर चुकी थी, इसलिए सिर्फ माँ ही मॉन्स्टर के हाथ में फंस जाती है। पर जैसे ही चकबच देखती है कि उसकी माँ पकड़ ली गई है, वो जोर से रो पड़ती है। माँ चीख के कहती है, भागो, यहाँ से भाग जाओ। और हैरानी की बात यह है कि इस बार चकबच सुन लेती है। जिद्दी बनने की जगह वो सच में उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू कर देती है। मॉन्स्टर अपना हाथ पीछे खींचने लगता है और इसी मोमेंट में मॉन्स्टर माँ अपनी पूरी ताकत जोड़कर उस मॉन्स्टर के हाथ पर गहरी छाप डाल देती है, एक तेज से निखरी हुई खरोच, जो मॉन्स्टर को दर्द से झटका दे देती है। दर्द में तड़पते हुए मॉन्स्टर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। झट से जमीन पर आते ही वो चुकबैक को ढूंढते हुए दौड़ने लगती है। इस बीच बिल्डिंग में कहीं हम इस गर्मी वाली मॉन्स्टर औरत को देखते हैं जो डंजन मास्टर लगती है। फिर सीन वापस चुकबैक पर आता है, जिसे बेवकूफ मॉन्स्टर्स चेज कर रहे हैं। वो उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और अगला ऑकवर्ड कदम उसके गिरने का कारण बनता है। मॉन्स्टर लगभग उसके ऊपर आ पहुंचा है, उसे खाने को तैयार है कि तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उसे मार डालता है जो चुकबैक पर हमला करने वाला था। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। बाकी के मॉन्स्टर खिंची हुई लाइन पर खड़े होकर डर से पैरालाइज हो जाते हैं, जबकि डोमिनेंट मॉन्स्टर अपना इनाम लेने का इंतजार कर रहा है। झट से ही मॉन्स्टर चुकबैक को छूता है। उसका सारा डर एकदम से बाहर आता है और वो पूरी तरह से पागल हो जाती है। डर के मारे उसके पतलून भी गीला हो जाता है और वो अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन ये मॉन्स्टर का हरामजादा उसे पकड़कर अपने मुंह की तरफ ले जाता है। अचानक मॉन्स्टर की नाक को एक अजीब बू आती है और वो झट से पैनिक मोड में आ जाता है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सारे दूसरे मॉन्स्टर्स भी पसीने आने लगते हैं और घबरा जाते हैं। वो सब अपनी जान बचाकर उल्टे डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। पहले तो चुकबैक समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसकी नाक को भी एक स्ट्रेंज स्मेल आती है। रिएक्ट करने से पहले ही पीछे से एक मॉन्स्टर के अटैक ने उसे झटका दे दिया और उसकी कैंडी जमीन पर गिर जाती हैं। अचानक एक म्यूटेटेड या छेड़ू बच्चा आ जाता है, जो दूर से ही अपने बड़े हाथ से उसे मुक्के मारता है। बेचारी लड़की जल्दी से कैंडीज उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही जमीन से उसे उठा लेता है। इस छेड़ू का एक ही मकसद है, उसके साथ खेलना। चुकबैक उसे कैंडी वापस करने के लिए भीख मांगती है, एक्सप्लेन करती है कि वो उसके मम्मी और पापा के लिए हैं। म्यूटेटेड बच्चा कैंडीज को सूंघता है और एक सेकंड बिना सोचे उनमें से एक अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर चुकबैक बिल्कुल टूट जाती है। वो तो उसके मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स थे जो उसे बहुत मेहनत के बाद मिले थे, लेकिन इसने तो उसे ऐसे ही खा लिया। गुस्सा आते हुए चुकबैक जल्दी से उस छेड़ू को मुंह पर जोर से मुक्का मारती है, जिससे कैंडी उसके मुंह से बाहर आ जाती है। वो गुस्से से उसका चेहरा पिंच करना शुरू कर देती है, ये बिल्कुल भूलकर कि ये छोटू असली मॉन्स्टर है जिससे वो डील कर रही है। जवाब में वो बच्चा भी उसका चेहरा पिंच करता है और दोनों इस बचपने की झगड़े में फंस जाते हैं। आगे पीछे खेलते हुए ऐसा लगने लगता है जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं।
आखिरकार वो बच्चा चुकबैक से पीटे जाने के बाद हार मान लेता है और रोते हुए भाग जाता है। चुकबैक को बस अपनी कैंडीज वापस मिल जाते हैं। झगड़ा देख रहे दूसरे मॉन्स्टर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें लग रहा है जैसे पसीने आ गए हों, शॉक्ड हैं कि उसने उस छेड़ू को ऐसे ही हरा दिया। वो उसके सामने लटकने लगते हैं और झट से ही जब वो चीखती है तो डरकर भाग जाते हैं। चुकबैक को समझ नहीं आता कि वो क्यों भाग रहे हैं, लेकिन जब वो सोचती है उसे वो बू स्मेल याद आती है। उसे शक है कि शायद वो छेड़ू वाली बदबू ही वजह है जिसने सारे मॉन्स्टर्स को भगा दिया। ये बात उसे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती है। अब उसे लगता है कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है। इस नए कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी मम्मी को ढूंढते हुए आगे दौड़ने लगती है, लेकिन अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका दौड़ना रुक जाता है। चुकबक दो मॉन्स्टर्स को आपस में बात करते सुनती है। बुकचुक की स्मेल देखकर वो उसे डंजन मास्टर के बच्चे समझ बैठते हैं, और जो चीज़ उन्हें और ज्यादा डराती है वो ये कि वो एक ह्यूमन है। उन्हें जल्दी समझ आ जाता है कि उसका जरूर डंजन मास्टर के बच्चे से क्लोज कांटेक्ट हुआ होगा। वो सॉफ्ट और स्क्विशी है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वैसे इस मॉन्स्टर लेडी का नाम डायन है। जब वो लड़की के गाल पिंच करते हैं, वो घबराकर कांपती है और कहती है कि वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहती है। उनसे हेल्प मांगती है कि उसे ढूंढने में मदद करें। डायन ये सुनकर प्रिटेंड करती है जैसे उसे फिक्र हो रही है, लेकिन फिर वो एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ करीब आती है और कहती है कि अब वो ही उसकी मम्मी होगी। वो छोटी लड़की को थोड़ा सा टीज करते हैं और फिर डायन का कंपेनियन पूछता है क्या उन्हें उसे उनके फादर को दे देना चाहिए, लेकिन डायन उसे खुद के पास रखने पर जोर देती है। लेकिन हुडेड मॉन्स्टर उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ डंजन मास्टर को पकड़ने और उसे खाने के लिए आए हैं, तो उन्हें इस छोटी लड़की को अपने फादर को न्यूट्रिशियस स्नैक की तरह देना चाहिए। लेकिन डायन उसे याद दिलाती है कि ये लड़की तो उसने ही डिस्कवर की है, इसलिए कम से कम एक तो उसे मिल ही जानी चाहिए। ये सुनकर तो चुकबैक बिल्कुल डर जाती है। जब हुडेड मॉन्स्टर उसका काटकर खाने का सोचकर ड्रूल करता है, चुकबैक डर से कांपती रहती है और इस वक्त वो बस अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती है। लेकिन फिर वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ करने का फैसला करती है। वो जल्दी से घूमती और जोर जोर से अपनी मम्मी को पुकारने लगती है। जब दूसरे मॉन्स्टर्स उस डायरेक्शन में देखने के लिए मुड़ते हैं जिधर चुकबैक चिल्ला रही है, हमारी छोटी सी लेडी अपना मौका पकड़ती है और जितनी तेज भाग सकती है उतनी तेज वहां से भाग निकलती है। मॉन्स्टर्स बस हंस देते हैं, सोचकर के वो अपनी छोटी छोटी टांगों से भागते हुए कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन वो भी विशियस प्लान्स के साथ उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब भी वो उसे चेज कर रहे होते हैं, उन्हें डरे हुए मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप दिखता है और चुकबैक इस सिचुएशन का फायदा उठाकर छिपने के लिए उनकी भीड़ में दौड़ जाती है। हुडेड मॉन्स्टर अपने रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को काट कर गिरा देता है, लेकिन कम से कम उन्होंने उन्हें थोड़ा स्लो जरूर कर दिया, जिससे चुकबैक को और ज्यादा भागने का टाइम मिल जाता है। डायन अपने एक टेंटिकल जैसे अपेंडेज को लॉन्च करती है और वो भी मॉन्स्टर्स को गिराने लगती है। इस पूरे टाइम में चुकबैक बस नीचे की तरफ दौड़ती है और अंधेरे में घुल जाती है। वो रुकती है और खुद को बचाने के लिए पिलर के पीछे छिप जाती है, लेकिन उन गंदे हरामजादों में से एक जल भी उसके पास पहुंच जाता है। वो उससे वादा करते हैं कि वो उसकी फैमिली बन जाएंगे और उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं, लेकिन छोटी बच्ची अब इतनी डर चुकी है कि उसको लग रहा है वो बेहोश हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे उसके डर ने उसकी उंगली को खुद में म्यूटेट करवाना शुरू कर दिया है। जब वो अपना हाथ घुमाती है तो उसकी उंगली के इम्पैक्ट से हुडेड हरामजादे का हाथ कट जाता है। पहले तो उसे दर्द महसूस होता है, लेकिन दर्द तेजी से बढ़ता है और धीरे धीरे उसका पूरा हाथ बिल्कुल बेकार दर्द करने लगता है। वो अपने आखिरी पल तक बेकरार दर्द में टहलता रहता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे जलाया जा रहा है। इस बीच चुकबैक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वो बस अपने हाथ को घूरती रहती है। इसी बीच डायन को दूसरे मॉन्स्टर्स को खाते हुए देखा जा सकता है। उसे मालूम नहीं है कि उसका हुडेड दोस्त कहाँ गया है और उसका वो लड़की को अकेले खा जाने का ख्याल उसे गुस्सा दिला रहा है। वो खुद है जो सॉफ्ट स्किन का एक पीस काटना चाहती है, खासकर क्योंकि उसने आज तक इतना टेंडर चीज महसूस नहीं किया है। एक बच्चे को खाने का आइडिया उसे बहुत थ्रिलिंग और पागलपन वाला लगता है। उसके हाथ पर लड़की की स्किन का टेस्ट और स्मेल अभी भी बाकी है जो उसके मुंह में पानी ला रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि मॉन्स्टर मम्मा आ चुकी है और वो बिल्कुल गुस्से की सीमा पर है। इस ट्विस्टेड औरत को अपनी बेटी को खाने के फैंटेसी में देखकर उसका आखिरी पेशेंस भी खत्म हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायन का क्या हाल होने वाला है। इसी बीच वो हुडेड हरामजादा अभी भी बेकरार दर्द में पहल रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा है। उसके चीखों की आवाज पूरे एरिया में गूंज रही है, जो हमारी छोटी सी लड़की को और भी ज्यादा डरा रही है। दिमाग खराब हो गया है। जब मॉन्स्टर से दर्द नहीं सहा जाता तो वो जलते हुए हिस्से से छुटकारा पाने के लिए अपना हाथ काटकर अलग कर लेता है। हाथ जमीन पर गिर जाता है और भले ही उस हरामजादे का हाथ नहीं रहा, लेकिन कम से कम उसे दर्द से आराम मिल गया है। लेकिन वो अब छोटी बच्ची से बिल्कुल नाराज है और उसे जिंदा खा जाने का प्लान बनाता है, ताकि जो दर्द उसने दिया है उसका बदला ले सके। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे पीछे से एक सख्त ब्लो लगता है।
वो एक ब्लो उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और जो चीज़ उसे लगी है वो वही बड़ा बैग है जो गम्ड डॉल यूजुअली लेके चलती है। जब चुटबैग पीछे मुड़ती है तो वो अपने बिल्कुल गुस्से से भरे हुए फादर को उस हरामजादे की तरफ आते देखती है जिसकी उसकी बेटी को छूने की हिम्मत हुई। सबसे पहले तो उसके पापा उसे चेक करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, जानते हुए कि वो अंदर डर गई होगी। अचानक वो देखते हैं कि उसकी उंगली बदल गई है और वो उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। उसकी जगह वो रोने लगती है और कहती है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने मम्मा को पकड़ लिया है। वही दूसरा हुडेड हरामजादा वापस उठ खड़ा होता है और ऐसा लगता है उसका कटा हुआ हाथ वापस से उगने लगा है। वो दोनों को खा जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है जब वो देखता है कि फादर आराम से अपने बैग को खोज रहा है और कामली अपनी बेटी को कह रहा है कि वो उसके पीछे खड़ी हो जाए। मॉन्स्टर को समझ नहीं आ रहा, वो तो उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है, इसलिए वो कोई देर किए बिना उन दोनों पर चार्ज करता है। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही गमडाल आराम से एक ईंट उस हरामजादे के गंदे मुंह पर फेंक देता है। वो उसे सख्त लगते हैं और बस यहीं खत्म नहीं होता। वो एकदम अल्टीमेट गिगाचार्ड फादर के हाथ में पहले से ही दूसरी ईंट है जो इस छेड़ूकस चेहरा स्वाफ करने को तैयार है। मॉन्स्टर दोबारा चार्ज करता है और दूसरी तरफ से गमडल ईंट को लाइटनिंग स्पीड में लॉन्च करने को तैयार है। झट से उसे फेंकते ही ईंट उड़ती है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसे बीच में ही तोड़ देता है। लेकिन वो ईंट तो बस एक धोखा था। अब दूसरी कई ईंटें उस पर आ पहुंचती है और उसे रोकने का भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो अपना हाथ अपने बॉडी पर ले आता है और सारी ईंटें सीधा अपने ऊपर लेता है। लेकिन गमडाल रुकता नहीं है, वो लगातार ईंटें फेंकता जाता है। हर अगली ईंट पहले से ज्यादा जोर से लगती है। हर फेंक के साथ वो और ताकतवर होता जा रहा है, डिटर्मिन्ड है कि इस मॉन्स्टर को इसकी औकात दिखा दे जो उसकी प्रेशियस चुप के खतरे में डाला। आखिरकार फादर की सारी ईंटें खत्म हो जाती हैं। तभी मॉन्स्टर अपना मौका पकड़ता है और गमडाल को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है, जिससे बेचारे फादर को हिलना भी मुश्किल हो जाता है। हुडेड हरामजादा अब खुद को स्मार्ट समझ रहा है, सोच रहा है कि गमडाल की ईंटें खत्म हो गई हैं, अब तो ये काम उसके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। वो गमडाल के गले की पकड़ और जोड़ लेता है, जिससे बेचारा आदमी ऑक्सीजन के लिए तरसने लगता है। इसी बीच मॉन्स्टर को अपनी लाइफ का मजा आ रहा है अपने प्रे को स्ट्रगल करते देखकर। लेकिन फिर अचानक मॉन्स्टर को अपने पीछे एक चिलिंग प्रेजेंस महसूस होती है। उसे एहसास होने से पहले ही वो उसका गंदा हाथ साफ काट देती है। उस हरामजादे की बाल्ड हेड अब पसीने से भर जाती है। उसे समझ आ गया कि अब वो पकड़ा गया है। इसी बीच हेड उतना ही मेनेसिंग दिख रही है जितना हमेशा से दिखती है, और उस हरामजादे को बोलती है कि अब वो बिल्कुल तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। मॉन्स्टर जल्दी से वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेड उतने ही जोश के साथ उसे चेस करती है और उससे आमने सामने आ जाती है। जब वो अपने टेंटिकल्स उस पर चलाने की कोशिश करता है तो वो उन्हें ऐसे काट देती है जैसे कुछ भी नहीं। फादर ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने बस एक कुल्हाड़ी से इस मॉन्स्टर को इतना दबा दिया। इसके अलावा उसने यहाँ आते हुए रास्ते में उसे कई मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखा है, और ये सोचकर वो हैरानी कि इतना सब करने के बाद भी उसमें अब तक इतनी ताकत कहाँ से बची हुई है। वो कोई औरत नहीं लगती, वो तो एकदम मॉन्स्टर है, एक असली पावर हाउस। जब हुडेड मॉन्स्टर लड़ रहा होता है तो उसका दिमाग एक पल के लिए उस वक्त चला जाता है जब वो डियॉन के साथ था। वहाँ एक और एलियन जैसा मॉन्स्टर था जिसने हुडेड औरत और डियॉन दोनों से पूछा था कि आखिर मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस में फ़र्क क्या है। डियॉन कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि मॉन्स्टर्स बेवकूफ़ होते हैं जबकि ह्यूमंस नहीं। वो एलियन जैसा मॉन्स्टर सहमत हो जाता है और कहता है कि ह्यूमंस चालाक होते हैं और अपने सराउंडिंग्स के साथ जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स ताकतवर जरूर होते हैं, लेकिन वो इडियट होते हैं जो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से चलते हैं। तो कंपैरिजन में दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। उसके हिसाब से वो और डीन जैसे लोग ना ही ह्यूमंस जितने कमजोर हैं, ना ही मॉन्स्टर्स जितने बेवकूफ, बल्कि उनमें ह्यूमंस की स्मार्टनेस और मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ दोनों है। इसीलिए तो मॉन्स्टर्स भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहते। ये बात उन्हें इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट स्पीशीज बनाती है। उसका कहना है कि उन जैसे लोग जो एक ऐसे ट्राइब का हिस्सा है जो कैनिबल्स हैं, वो चोजन वंस हैं। वो डियान और वो हुडेड बास्टर्ड से कहता है कि उन्हें इस पर गर्व और शुक्रगुजार होना चाहिए। दोनों अग्री करते हैं और वो हुडेड बास्टर्ड तो इस बुरे मॉन्स्टर को फादर कहकर बुलाता है। शायद यही वो टॉप डॉग है जिसको वो चकबज प्रेजेंट करना चाहते थे। फिर फादर दोनों को ऑर्डर देता है कि वो डंजन मास्टर के बच्चे को खत्म करे, जबकि वो खुद डंजन मास्टर के पीछे जाएगा। अब प्रेजेंट में जब फाइट तेज है, गुमडाल नोटिस करता है कि वो हुडेड बास्टर्ड कोई छुपे छुपे मूव करने वाला है, तो वो जल्दी से हिया को बताता है। लेडी अपने तेज इंस्टिंक्ट्स का यूज करके अटैक से बचने के लिए नीचे झुक जाती है और फिर तुरंत उस बास्टर्ड के पेट में एक गहरी चार लगा देती है, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी मॉन्स्टर को पूरी सर्टेनिटी है कि वो लेडी उसे हरा नहीं सकती। जैसे उसके फादर ने कहा था, वो क्लेम करता है कि वो चोजन वन है और वो लेडी उसे रोकने में कुछ नहीं कर सकती। जब वो खुद को हील करता है तो साफ कहता है कि यहाँ सबको मरना है, ये कहकर फिर से उस पर चार्ज करता है। लेकिन हिया अपनी जगह से हिलती नहीं। ऐसा लगता है कि उसे
डायरेक्टली इस बास्टर्ड का सामना करना होगा। लेकिन उससे पहले कि कुछ बुरा हो, सीन शिफ्ट हो जाता है मॉन्स्टर मम्मा पर, जो लगातार डियान को काट रही है। डियान को शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर औरत की आंखें भी उसके फादर की तरह पीली हैं, लेकिन फिर वो उसे इतनी जान से क्यों मार रही है, और वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और डियान को इस बात का पता उसकी मार खा के चलता है। मॉन्स्टर मम्मा के एक ज़बरदस्त ब्लो से डियान के मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन आखिरकार डियान सीरियसली लेने का फैसला करती है और देखना चाहती है कि हमारी मम्मा आखिर कर सकती क्या है। उसके टेंटिकल्स जल्दी ही सेंटीपीड जैसे अपेंडेजेस में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और उसके टेंटिकल्स की लेंथ और साइज भी बढ़ जाती है। वो अपने टेंटिकल्स सीधे मम्मा पर फेंकती है, लेकिन मॉन्स्टर मम्मा भी कोई आम दुश्मन नहीं है। वो अपने हाथों में सारी एनर्जी गैदर करती है और अपनी तरफ आने वाले सारे टेंटिकल्स को काट कर गिराती है। अब साफ दिख रहा है कि डियान से टक्कर देने में स्ट्रगल कर रही है। इसी बीच ऐसा लगता है जैसे मम्मा की पावर एक और लेवल पर पहुंच गई है। डियान कितनी ही बार टेंटिकल से अटैक करे, मम्मा उन्हें आसानी से लेफ्ट राइट करके अवॉइड करती है, जिससे डियान और भी जड़ जाती है। ये आना जाना चलता रहता है और धीरे धीरे मम्मा डियान पर पूरा हावी हो जाती है। बैटल के एक पॉइंट पर मम्मा आखिरकार डियान के करीब पहुंच जाती है और उसका तेज टेंटिकल डियान के चेहरे को भौंकने से बस कुछ इंच दूर रह जाता है। लेकिन डियान इस आने वाले अटैक से बच नहीं सकती, तो वो अपना हाथ अपने चेहरे के आगे करती है, जिससे कम से कम उसका चेहरा बच जाता है। इस पूरे आने जाने ने डियान को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया है और वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। इसी बीच मम्मा वहीं बिल्कुल कूल खड़ी रहती है। डियान के लिए और भी प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि मम्मा ने जो लेटेस्ट इंजरी दी है वो हील नहीं हो रही और उसे उसमें कोई फीलिंग भी नहीं आ रही। पहले तो उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बैटल की सारी इंजरीज हील ही नहीं हो रही हैं। इससे उसे लगता है कि शायद मम्मा पॉइजन यूज कर रही है, लेकिन तब तक ये समझ में आने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। वो हेल्पलेसली कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब जब जीने या मरने का सवाल है, वो अपना आखिरी हाथ चलाने का फैसला करती है। वो जल्दी से अपना इंजर्ड टेंटिकल जो हील नहीं हो रहा नोच डालती है और अपना इंजर्ड हाथ भी अपने बॉडी से अलग कर देती है। फिर वो एक गुस्से की बिल्ली की तरह मम्मा पर टूट पड़ती है। मम्मा को ये सब एकदम ड्रैग लगता है और उसे इस बच्चों जैसे खेल का वक्त देने का मन नहीं है, क्योंकि उसे तो चकबच को ढूंढना है। तो वो यहीं इसका एंड करना डिसाइड करती है। लेकिन डायान मम्मा के करीब पहुंचती है और अपने कटे हुए हाथ से खून की फुहार छिड़कती है। ये खून तुरंत मम्मा की आंखें अंधा कर देता है और ये कावर्ड साली अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज भाग सकती है भागती है। अब उसका पहला काम है अपने हुडेड फेलो चागन से लड़ना, क्योंकि अगर वो उसके साथ हुआ तो शायद जीतने का चांस हो। लेकिन वो चागन भी हीरा से अपनी पिटाई करवा रहा है और अब तक उसके सारे लिम्स काटे जा चुके हैं। वो अपने दुश्मन को हराने के लिए कुछ करने के लायक बिल्कुल नहीं बचा है। इसी बीच डायान फुल स्पीड भागती हुई चागन को पुकार रही है, लेकिन ये साफ है कि मम्मा इस साली को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और वो तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक वो अपनी बेटी वापस नहीं ले लेती, जिसे इसने इन लोगों ने उठा लिया है। सीन वापस चला जाता है एग्जॉस्टेड चागन पर। हालांकि उसका पूरा बॉडी हर्ट हो रहा है, लेकिन उसका ईगो और भी ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा है कि एक ऐसी ह्यूमन उसे इतना पीट रही है जिसे वो एक कमज़ोर के अलावा कुछ नहीं समझता। हीरा उसके बास्टर्ड के चेहरे पर बिखरी कन्फ्यूजन को देखती है और उसे पूरी सर्टेनिटी है कि वो सोच रहा होगा कि एक ह्यूमन जो मॉन्स्टर से इतनी कमज़ोर है उससे स्ट्रॉन्गर कैसे हो गई। लेकिन वो उसे उसकी असलियत बताती है कि वो उससे वीकर है ही नहीं। ये कहकर वो बास्टर्ड के सिर को ज़मीन पर इतना ज़ोर से पीटती है कि एक भयानक साउंड पूरे एरिया में गूंजती है। जैसा कि एक सरप्राइज था, वो साउंड हीरा के हेड स्मैश की वजह से नहीं थी। दरअसल वो साउंड उसी मॉन्स्टर की थी जिसने अपने ही हाथ से अपना सीना छीद लिया। उसे लगता है कि इस लेडी के हाथों मरने से बेहतर है कि वो अपने ही हाथों मरे। उसे कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद उसका फादर उसे कभी जीने नहीं देगा। ये कहकर वो वहीं पर अपनी जान हार बैठता है। उसी टाइम डियान वहाँ पहुँचती है और उसे बहुत दुख होता है जब वो देखती है कि चागन का गेम ओवर हो गया है। लेकिन उससे पहले कि वो इस लॉस को समझ पाती, उसके पीठ पर कोई और नहीं बल्कि मम्मा ने जोर की चांटा मारी। वो एक ब्रूटल ब्लो ही उसे गिराए डालने के लिए काफ़ी था। चकबच खुश हो जाती है जब वो अपनी मॉम को देखती है। हस्बैंड भी रिलीव्ड दिखता है, लेकिन दोनों के चेहरे उदास हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि हीरा फुल स्पीड से मम्मा पर चार्ज कर रही है। मॉन्स्टर मम्मा, जो इक्वली कंफ्यूज्ड है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये औरत कौन है, लेकिन वो तुरंत अपना स्टांस लेती है ताकि कुछ भी होने से पहले इस इमीडिएट थ्रेट को डील कर सके। गुमडाल जल्दी से हीरा को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो उसे फर्मली कहता है कि उसकी वाइफ को छूने की भी सोच मत देना, जबकि हीरा उस बड़े आदमी की ग्रिप से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। मम्मा तो बहुत सरप्राइज होती है कि उनका हस्बैंड यहाँ पर है। वो थोड़ी अनॉयड और थोड़ी पैशनेट फील करते हुए उससे पूछती हैं, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तो बाहर वेट करने को कहा था। लेकिन वो बड़ा आदमी साफ कहता है कि जब उसकी फैमिली खतरे में हो तो वो बैठकर हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं कर सकता। जब वो बड़ा आदमी हिया को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, चकबच अपने छोटे पांव से अपनी माँ की तरफ दौड़ती है। वो अपनी माँ को याद दिलाती है, मैंने ऐसा किया जैसे तुमने कहा था। मैं मॉन्स्टर से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपनी बच्ची को ऐसे देखकर मॉन्स्टर माँ की
की आंखें भर आती हैं और दोनों एक पैशनेट हग करते हैं जो पूरे सीन को होलसम रोशनी से भर देता है। बड़े आदमी से भी अपनी इमोशंस छिपी नहीं रहती और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर हीरा थोड़ी क्रीप्ड आउट महसूस करती है। जब ये सब हो रहा होता है, हिया की नजर चकबज के म्यूटेटेड फिंगर पर पड़ती है। इसे देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उससे पार हो जाती है। वो पूरे जोर से पेरेंट्स को डांटने लगती है, तुमने अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं रखा, तुम्हारी इस कैडविट्स निग्लिजेंस की वजह से ये खराब चीज हुई और तुम्हें इन चीजों के बारे में कोई पता भी नहीं चला। ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। जब वो मॉन्स्टर मम्मा को ये सब कह रही होती है तो गुमडाल बीच में आ जाता है, क्योंकि वो किसी की भी अपनी वाइफ को डांटने नहीं दे सकता। वो हिया को बताता है, शुरुआत से ही मेरी गलती थी, इसलिए तुम मेरी वाइफ पर गुस्सा मत निकालो। लेकिन मम्मा तुरंत अपने पति को चुप करा देती हैं। एक बार फिर वो उसे अपना ट्रांसलेटर बनाकर हिया का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं, जो उसकी जान बचाई। वो आगे मानती हैं कि उसकी बच्ची के साथ जो हुआ वो पूरी तरह से उसकी ही गलती थी। यहाँ सप्लाईज जमा करने के बाद वो होप विलेज उसके इलाज के लिए जाएंगे। वो हीरा को फ्यूचर में उसकी मेहनत का वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड देने का भी वादा करती हैं। आखिर में वो हिया का नाम पूछती हैं। हीरा तुरंत जवाब देती है और क्लेम करती है कि वो चकबज की दोस्त है और कुछ नहीं। उन्हें इस मामले पर ज्यादा सोचने का मौका दिए बिना वो कहती है कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, हमें एक झलक दिखाई देती है डायन की, और ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। खैर, हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। लेफ्ट राइट ज़ॉम्बीज को काटते हुए हमारी पार्टी आखिरकार एक वेयरहाउस तक पहुंचती है, जो लगता है सप्लाईज से भरा पड़ा है। चकबज और उसके पापा बेसब्री से एक बॉक्स खोलते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर जो कुछ देखते हैं, अंदर तो स्नैक्स का बड़ा स्टॉक है, किसी का भी दिन बनाने के लिए काफी है। पापा जल्दी से सारे टेस्टी स्नैक्स अपने बैकपैक में भर लेते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये सारा माल चकबज के इलाज का खर्चा निकालने के लिए काफी होगा। इसी बीच मॉन्स्टर मम्मा पीछे चुपचाप खड़ी रहती है। उसका दिमाग अभी भी हीरा की आइडेंटिटी पर अटका है। मम्मा को पता है कि हीरा कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि वो फाइटिंग में इतनी एक्सपर्ट है। मम्मा ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकती कि चकबज अभी तक जिंदा सिर्फ उसी की वजह से। फिर भी हीरा में कुछ और है, कुछ अजीब और भयानक सा, जो मम्मा समझ नहीं पा रही है। हीरा के रहने का अंदाज, उसके लड़ने का तरीका, उसका काम डेमीनियर, ये सब कुछ सस्पिशियस लगता है। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रही है। खैर, बहुत सारा सप्लाईज उठाने के बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। चकबज अपने पापा की पीठ पर पिग्गी बैक राइड एंजॉय कर रही है। अचानक मॉन्स्टर मम्मा टनल में गहराई में कुछ अनयूजुअल महसूस करती है और तुरंत सबको रुकने का सिग्नल देती है। कहीं से दो बड़े हाथ आकर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे सबको उल्टी दिशा में भागना शुरू करना पड़ता है। लेकिन वो चीज जो भी है वो बड़ी तेज है और वो उसे आउट रन नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से हॉल के सामने ही मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप खड़ा है, उनका रास्ता रोककर। लेकिन किस्मत उनके साथ है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स भी उसी चीज से इतने ही डर गए हैं जितना ये ग्रुप, तो वो भी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जब वो टनल में दौड़ते हैं तो उन्हें आगे एक फोर्क यानी दो रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तभी एक ह्यूज हाथ बिग गाय के राइट शोल्डर के पास से तेजी से निकलता है और राइट वाला रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये देखकर इतना समझ आ जाता है कि डंजन मास्टर उनके साथ खेल रहा है। अब कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो लेफ्ट साइड का रास्ता ले लेते हैं। गुमदाल को लगता है कि एग्जिट बस आगे ही है, लेकिन वो बड़ा हाथ उनका पीछा करता रहता है। फाइनली वो लोग जिंदा बचकर बाहर आ जाते हैं, पर जहाँ वो पहुंचते हैं वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो एक डेड एंड होता है। अब उन्हें समझ आता है कि डंजन मास्टर ने राइट का रास्ता क्यों बंद किया था। दोनों लेडीज तैयार हो जाती हैं फाइट करने के लिए। जो मॉन्स्टर उनके सामने होता है वो बहुत क्रीपी होता है और नॉर्मल ज़ॉम्बीज से ज्यादा पावरफुल लगता है, और उसकी येलो आइज उसे और डेंजरस बना लेती हैं। येलो आइज का मतलब होता है कि मॉन्स्टर के पास दिमाग होता है और वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकता है। सीन फिर पास्ट में चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं एलियन टाइप मॉन्स्टर डॉन के फादर का बॉडी। लगता है उसने डंजन मास्टर का बॉडी पूरा टेक ओवर कर लिया है। उसे इस बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पसंद भी आ रहे होते हैं। अब उसे कुछ टाइम तक नया बॉडी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। वो चलते हुए डायन और हुडेड मॉन्स्टर के बारे में सोचता है कि वो दोनों कहाँ गए। जब उसे डायन का टेंटिकल मिलता है तो वो उसका ट्रेल फॉलो करता है। जल्द ही उसे हुडेड क्रीचर और डायन दोनों जमीन पर पड़े मिलते हैं। डायन अभी जिंदा होती है पर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड। वो उसके पास जाके पूछता है, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? एक सेकंड के लिए डायन सोचती कि ये डंजन मास्टर ही है, पर उसका फादर तुरंत बोलता है कि बस बता दो किसने ये सब किया। डायन तो उन्हें रिप्लाई करती है कि उस पर अटैक एक मॉन्स्टर ने किया था जिसके येलो आइज थे, बिल्कुल उसके फादर जैसे। प्रेजेंट में वापस आते हैं और मम्मा एक येलो आइड मॉन्स्टर देखकर पसीना छोड़ देती है। उसकी रिएक्शन देखकर गुमदाल पूछता है क्या वो इस मॉन्स्टर को जानती है, पर मम्मा मना कर देती है। उसके हिसाब से ये मॉन्स्टर पहले कभी बात नहीं कर सकता था और बस एक चीज बदली है, इसके चेस्ट में एक नया आई एम्बेड हो गया है। मॉन्स्टर दूसरी तरफ अपने पैर के नीचे से बड़े गंदे जाइंट लिम्स निकालना शुरू कर देता है। मम्मा को इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये येलो आइड क्रीचर मम्मा को जानता है और वो चाहता है कि मम्मा उसे उसका बॉडी वापस करे जो उसने उससे चुरा लिया था। ये सुनते ही गुमदाल अपनी वाइफ से पूछता है क्या उसने मॉन्स्टर से कुछ लिया था। मम्मा बिल्कुल कंफ्यूज्ड होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता
होता कि ये बकवास किस बारे में बोल रहा है। मॉन्स्टर को कोई शौक नहीं होता कि मम्मा उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, वो तो मम्मा को मारकर अपना बॉडी वापस लेने आया है। इसी टाइम वो आगे बढ़ता है और बिग गाय को बोलता है कि चक बॉक्स को सेफ रखना। मम्मा उससे बोलती है कि बीच में मत आना, वो खुद हैंडल करेगी। हीरो आगे बढ़ने वाली होती है पर मम्मा उसे रोक देती है, बोलती है कि वो खुद इस मॉन्स्टर का सामना करेगी। उसे नहीं पता कि वो मॉन्स्टर को मार पाएगी या नहीं, पर कम से कम उसे रोकने की कोशिश करेगी। इसके लिए उसे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, पर अब कोई चॉइस नहीं। फिर मम्मा अपने फैंग्स निकालना शुरू करती है और वो रेड होने लगते हैं। उसका टेंटिकल भी रेड शार्प नीडल ग्रो करता है। ये सब करने के बाद वो बिल्कुल थक जाती है, पर वो जानती है कि उसे कंट्रोल में रखना होगा। गुमदाल ये देखकर शॉक हो जाता है कि मम्मा फाइट में अपना ट्रम्प कार्ड यूज कर रही है। लगता है सिचुएशन सच में बहुत सीरियस है। तभी तो उसका हस्बैंड भी डर गया है। मम्मा फिर फुल स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ जंप करती है उसे रोकने के लिए। तभी और मॉन्स्टर्स भी एरिया में आ जाते हैं और स्वॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हीरो डिसाइड करती है कि वो बाकी मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगी जब मम्मा बिग बॉस से लड़ रही है। वो वन आइड बास्टर्ड मम्मा के रेड नीडल्स देखकर बिल्कुल फैसिनेट हो जाता है। इसी वजह से वो उसका बॉडी चाह रहा था। वो अपने जायंट हैंड्स खोलता है, पर मम्मा बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें ऐसे काट देती है जैसे वो कुछ है ही नहीं। येलो आइड बास्टर्ड की आईज गुस्से में ब्लैक हो जाती हैं, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके ये बॉडी पाया था और मम्मा ने उसके हाथ ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अब वो हाथ यूज नहीं कर सकता क्योंकि दोनों नेक्रोटाइज्ड हो चुके हैं। मम्मा उस वन आइड बास्टर्ड की तरफ दौड़ती रहती है और हिट करने ही वाली होती है कि मॉन्स्टर अपने जबान से मम्मा की पैर पकड़ लेता है। मम्मा बस थोड़ी दूर पर रुक जाती है। वो उसके ट्रैप में फंस गई। मॉन्स्टर ने जानबूझकर मम्मा को पास आने दिया था और अब वो खुश हो रहा है कि मम्मा उसकी चाल में आ गई है। मम्मा अपने टेंटिकल से अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो उसे हवा में और ऊपर उठा देता है और फिर जोर से जमीन पर फेंक देता है। क्रैश बहुत ब्रूटल होता है। देखकर बेचारी चकबक पैनिक कर जाती है। मॉन्स्टर मम्मा को बार बार पीटने लगता है। एक पॉइंट पर चकबक से और बर्दाश्त नहीं होता, तो वो फुल स्पीड से अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। मम्मा के आईज का येलो लाइट धीरे धीरे फेड हो जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। बेहोशी में वो खुद को बिना डायरेक्शन के भागते हुए पाती हैं। उसके पीछे के टेंटिकल्स अचानक से ग्रो करने लगते हैं और वो हर तरह से परेशान हो जाती हैं जब उसे अपनी बोन्स में अजीब सा दर्द महसूस होता है। वो टेंटिकल्स को अपने बॉडी से निकालने की पूरी कोशिश करती है। पहले फेल होती है, पर फिर वो उन्हें निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन फिर उसका डर और बढ़ जाता है जब वो देखती है कि ये पैरासाइट जिसे उसने अभी निकाला वो चलकर उसकी तरफ आ रहा है और अचानक उस पर जंप कर देता है। वो सबसे बुरा सोचकर अपने आप को रेडी कर लेती है, पर तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है और उसी मोमेंट उसके आईज का येलो लाइट वापस आ जाता है। चकबैक बिल्कुल बीच में खड़ी होती है, अपनी माँ और मॉन्स्टर के दरमियान। अपने म्यूटेटेड फिंगर मॉन्स्टर की तरफ पॉइंट करके वो उस गंदे मॉन्स्टर को डांटने लगती है। मॉम कांपते हुए अपनी छोटी सी बेटी से कहती रहती है कि बस भाग जाओ, पर चकबैक सुनती ही नहीं। इधर हिया और गमडाल और मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी होते हैं, तो वो सिर्फ दूर से टेंशन में देख सकते हैं। मम्मा हिम्मत जोड़कर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो हिल भी नहीं पा रही होती। येलो आइड मॉन्स्टर लिटिल गर्ल के ऊपर झुककर उसे घूरता है। उसे देखकर वो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि चकबैक इंसान है या मॉन्स्टर, क्योंकि उसकी फिंगर म्यूटेटेड है और वो जानना चाहता है कि उसके बॉडी का पार्ट उसके पास कैसे आया। हमें भी अभी तक पता नहीं है कि ये क्या बकवास कर रहा है। लिटिल वन उसके बकवास पर बिल्कुल गुस्से हो जाती है और चिल्लाती है कि मेरी माँ को छोड़ दे। अब वन आइड बास्टर्ड को चकबैक और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो मम्मा और चकबैक दोनों को ले जाएगा और उन्हें अंदर से फाड़ कर चेक करेगा। हिया ये सुनकर शॉक हो जाती है। मॉन्स्टर का जायंट हाथ उनके ऊपर आ जाता है। मम फिर से अपनी बेटी को भागने को बोलते हैं, पर लिटिल वन जिद पकड़ लेती है। वो कितनी भी डरी हो लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ने वाली। अपनी बेटी की हिम्मत देकर मम्मी के अंदर भी फायर जग जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपने फैमिली को हर हाल में बचाएगी। मम्मी अपनी बेटी को टाइट हग कर लेती है। मॉन्स्टर का हाथ उनके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और नेक्स्ट मोमेंट वो सीधा उन दोनों पर गिरता है। हीरा और गुमदाल शॉक में देखते रह जाते हैं। येलो आइड मॉन्स्टर सोचता है कि उसने फाइनली अपना बदला ले लिया। वो खुश होकर हंसता है, पर हम सब जानते हैं मम्मा को मारना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। मम्मा इतनी फास्ट रिटेलिएट करती है कि येलो आइड मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आता कि हिट्स आ कहां से रही हैं। बस हर हिट के साथ मॉन्स्टर के बॉडी से खून छिड़क रहा होता है। अटैक का पूरा स्टॉर्म देने के बाद मम्मा थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। मॉन्स्टर का हाल बिल्कुल खराब हो चुका होता है और उसका पूरा बॉडी टूट फूट गया होता है और उसका फ्लैश मक्खन की तरह पिघलने लगता है। गुमदौल को भी समझ नहीं आता मम्मा के पास ये कैसी पावर आ गई है। उसने लाइफ में कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं। लगता है मम्मा किसी तरह का अवेकनिंग से गुजरी है। अब उसके पास 2 विप्स होती हैं जिनके अंदर रेड नीडल्स लगी होती हैं। दूसरी तरफ एक कोले में सारे मॉन्स्टर्स चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वो टोटली पैनिक में होते हैं क्योंकि पहले जो वायलेंट सा ब्रैड दिखा था वो उनके पीछे भाग रहा होता है और चिल्लाया जा रहा था कि मेरे साथ खेलो, पर ऑब्वियसली कोई भी इस क्रेजी ब्रैड के साथ खेलना नहीं चाहता। येलो आइड बास्टर्ड अपनी हालत देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। ये नया बॉडी उसने मुश्किल से पाया था और मम्मा ने इसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पहले वो कह रहा था कि वो हल्का हाथ रख रहा था, पर अब गुस्सा हो चुका है। अब वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। वो अपने जायंट हैंड्स फिर से पार्टी की तरफ लॉन्च करता है, पर शौक वाली बात ये होती है कि वो उन पर टारगेट ही नहीं कर रहा होता। उसकी जायंट हैंड्स आसपास के मॉन्स्टर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें इस तरह खाने लगते हैं जैसे वो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना हो। किसी को समझ नहीं आता ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है या क्यों आसपास के मॉन्स्टर्स को खा रहा है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो लगता है कि वो और पावरफुल हो गया है। सारे मॉन्स्टर्स को गॉबल करने के बाद उसका बॉडी रीजेनरेट हो जाता है और अब वो पूरा ह्यूज बन गया है। गुमदाल उसका जायंट साइज देखकर पसीना पसीना हो जाता है। मम्मा जल्दी से गुमदाल को बोलती है कि चकबैक को पकड़ो
पकड़ो क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ने जा रही है। पर गुमदाल को उसकी आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तो यहाँ से भागकर जिंदा निकलने के बारे में सोच रहा होता है। मम्मा उसके हाथ पर, उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसके काम करती है। बिग गाय खुद को बहुत वीक फील करता है और ये सोचकर और गुस्सा होता है कि वो कितना बेकार हस्बैंड लग रहा है। फिर भी वो प्रॉमिस करता है कि चक बैग को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करेगा। मम्मा जाने से पहले बिग गाय और लिटिल वन दोनों उसे चेयर करते हैं। मॉन्स्टर की पिटाई कर दो। मम्मा मुस्कुराती है और मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ती है। मॉन्स्टर तुरंत अपना जाइंट हाथ उस पर गिराने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर को ये बिल्कुल बकवास लगता है कि मम्मा इन ह्यूमंस को फैमिली कह के प्रोटेक्ट कर रही है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी भी एक फैमिली है जहाँ उसके बच्चे उसके हर कमांड मानते हैं, क्योंकि वो कहता है कि उनकी अपब्रिंगिंग के लिए उसने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। यही उसके हिसाब से ट्रू फैमिली होता है। मम्मा इस नॉनसेंस से बिल्कुल अग्री नहीं करती। वो एक सेकंड में मॉन्स्टर के पीछे प्यार हो जाती है और कहती है कि ये फैमिली नहीं होता। सुनने में तो लगता है जैसे वो अपने बच्चों को स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहा था। बिना टाइम वेस्ट किए मम्मा अपने रेड नीडल्स उसकी तरफ शूट कर देती है, लेकिन येलो आइड मॉन्स्टर फ्लैश का शील्ड बनाकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। नीडल्स फ्लैश को जला देती है पर शील्ड को कंप्लीटली पियर्स नहीं कर पाती। मॉन्स्टर अपना ह्यूज हैंड स्विंग करता है और जैसे ही वो मम्मा से टकराता है, मम्मा तुरंत अपने फैंग्स उसके हाथ में घुसा देती है। जहाँ वो काट लेती है वहाँ का फ्लैश जलना शुरू कर देता है। मम्मा उसके हाथ को जितना हो सके उतना पियर्स करती रहती है। एक मोमेंट पर मॉन्स्टर अपने फ्लैशी हाथ से मम्मा का पैर पकड़ लेता है और जोर से बांध देता है ताकि मम्मा बिल्कुल हिल नहीं सके। मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है कि मम्मा ने उसका एक हाथ बर्बाद कर दिया, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो मम्मा को इसका प्राइस चुकाएगा। वो अपना ग्रिप और टाइट करता है। उसका प्लान मम्मा की हड्डियां और ऑर्गन्स को क्रश कर देने का होता है। प्रेशर बढ़ता जाता है और मम्मा के लिए पेन बिल्कुल अनबेरेबल हो जाता है। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। तभी मॉन्स्टर अचानक घुटनों पर गिर पड़ता है और अच्छी बात ये होती है कि उसकी ग्रिप मम्मा से छूट जाती है। पता चलता है कि मॉन्स्टर का एक पैर क्लीनली कट हो गया था और ये काम किया था हीरो ने। हीरो तुरंत मम्मा को बोलती है कि भाग जाओ, मैं मॉन्स्टर को रोक लेती हूँ। पर ऑब्वियसली मम्मा भागने वाली नहीं। वो वापस उठती है और फुल स्पीड से मॉन्स्टर पर अटैक लॉन्च कर देती है और हीरो भी उसके साथ अटैक करने लगती है। दोनों मिलकर मॉन्स्टर को प्रिसीजन और स्किल के साथ अटैक करते हैं। वो उन्हें शॉक में देखता रहता है। उसे लगता है कि ये दोनों फाइटर्स एकदम परफेक्ट टीम वर्क से मॉन्स्टर को फिनिश कर देंगे। उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि अब जीत पक्की है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में वो इरिटेटिंग बच्चे की आवाज फिर से सुनाई देती है जो सिर्फ खेलना चाहता था। चकबक एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही ब्रैट है जिसने उसकी कैंडी चुराई थी। मम्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी जान लगाकर फाइट कर रही होती है। हीरा दूसरी तरफ कंफ्यूज्ड होती है, क्या वो फाइट जारी रखे या चकबक को लेकर भाग जाए। अगर वो भागती है तो मम्मा और मम्मा दोनों मर सकते हैं, पर भागने से वो चकबक को बचा सकती है। पर अंदर से हीरा डिसाइड कर लेती है कि वो इस मॉन्स्टर को गिराएगी ही। मम्मा भी बिल्कुल यही सोच रही होती है। दोनों का एक ही गोल होता है, इस बास्टर्ड को टुकड़े टुकड़े करना और सबको यहाँ से सेफ निकालना। तब मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म में, और भी बड़ा और भी मस्क्यूलर। अब वो पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहा होता है कि सब लोग उसके हाथ से बेकार मीनिंगलेस डेथ मरने वाले हैं। अब थोड़ा ब्रैट पर फोकस करते हैं। वो भी चकबक को देखकर शॉक हो जाता है। गमडल मॉन्स्टर से एक वियर्ड स्मेल फील करता है और चकबक याद दिलाती है कि ये मॉन्स्टर अपने हाथ स्ट्रेच करके दूर तक मार सकता है। गमडल अनईजी हो जाता है क्योंकि ये लिटिल ब्रैट बहुत ज्यादा एंग्री लग रहा होता है। और गुस्सा क्यों नहीं होगा, थोड़ी देर पहले ही हमारी लिटिल गर्ल ने इसकी जान से मारी थी, बिल्कुल हेल्पलेस बच्चे की तरह। चकबक भी उसे देखकर इरिटेट हो जाती है और उसकी तरफ जीभ निकाल कर टीज करती है। इससे ब्रैट और पागल हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। बट गमडल तुरंत अपनी बेटी को उठा लेता है और ब्रैट को दूर जाने को बोलता है। सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ब्रैट रुक जाता है और थोड़ा पीछे हटने लगता है। गमडल हैरान रह जाता है, ये मॉन्स्टर तो उसकी एक सिंपल लेग मूवमेंट से डरकर पीछे हट गया, क्या ये ब्रैट एक्चुअली वीक है? पर फिर उसे याद आता है अगर ये वीक होता तो दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह भाग जाता, तो फिर ये यहाँ आया क्यों? अचानक ब्रैट की नजर फाइट की तरफ जाती है और अपनी माँ को देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। याद रहे ये डंजन मास्टर का बेटा है। गमडल को भी उसके मूड में डेंजरस चेंज महसूस होता है। इधर बैटल में धूल बैठती है और क्लियरली दिख जाता है कि हीरा बुरे तरह से हार चुकी है। वो जमीन पर पड़ी है, फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकती। मम्मा भी मुश्किल से खड़ी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी। वन नाइट बास्टर्ड मम्मा को पकड़ लेता है। वो हंसकर कहता है कि चाहे मम्मा ने अपने फैमिली के लिए कितनी भी कुर्बानी दी हो या कितनी भी हिडन पावर यूज की हो, सब बेकार है। वो इंश्योर करेगा कि मम्मा डेथ से पहले सबसे ज्यादा दर्द और डिस्पेयर फील करे। वो अपना गंदा मुंह खोलता है मम्मा को चबाने के लिए, पर तभी सबका अटेंशन गमडल पर चला जाता है जो ब्रैट को अपने हाथ में उठाकर खड़ा होता है। गमडल फुल वॉल्यूम में मॉन्स्टर को धमकाता है, अगर तूने मेरी वाइफ को नहीं छोड़ा तो ये बच्चा मुश्किल में पड़ जाएगा। येलो आइड मॉन्स्टर शॉक हो जाता है। उसे याद आ जाता है कि ये डंजन मास्टर का ही बेटा है, पर समझ नहीं पाता कि गमडल एग्जैक्टली अचीव क्या करना चाहता है। गमडल अपनी बात बिल्कुल सीधी रखता है। वो जोर से बोलता है कि उसने इस बच्चे को हॉस्टेज बना लिया है। अगर मॉन्स्टर चाहता है कि उसका बेटा जिंदा रहे तो उसे मम्मा को अभी छोड़ना होगा। पर मॉन्स्टर हंस देता है। उसके लिए गमडल की धमकी बेकार रखती है क्योंकि वो डंजन मास्टर नहीं है, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा किसी ब्रैट से। लेकिन वहीं कर मॉन्स्टर गलत साबित हो जाता है। अचानक उसका फिंगर अपने आप मूव करता है। ब्रैट चीखता रहता है और धीरे धीरे डंजन मास्टर अपने ही बॉडी पर कंट्रोल वापस लेने लगती है। वन आइड बास्टर्ड फील कर लेता है कि वो कंट्रोल खो रहा है। ब्रैट
ब्रैट और डंजन मास्टर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तुरंत उनके दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। डंजन मास्टर को याद आ जाता है वो सारा प्यार जो उसने अपने बच्चे को दिया था। वो यादें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। येलो आइड बास्टर्ड समझ ही नहीं पाता कि सिर्फ एक इमोशन की वजह से वो बॉडी का कंट्रोल कैसे हार रहा है। पूरा बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करने लगता है। बच्चा देखकर बॉडी और भी डिस्टर्ब हो जाती है। आखिरकार मॉन्स्टर का हाथ मम्मा को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। वन आइड बास्टर्ड पूरी पावर लगाकर वापस कंट्रोल लेने की कोशिश करता है और अपने शार्प क्लॉज से अटैक करने जा रहा होता है, पर तभी हीरो उसका हाथ एक्स से काट देती है। ये मम्मा के लिए परफेक्ट चांस होता है। वो तुरंत मॉन्स्टर पर एक हेवी स्लैश मार देती है। कट इतना बुरा होता है कि मॉन्स्टर का बॉडी बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। गमडल अपनी वाइफ को देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है उसकी वाइफ ने लिटरली इम्पॉसिबल कर दिखाया है। हीरा भी शॉक्ड होती है। लिटिल चकबक तो मजे से देख रही होती है कि माँ मॉन्स्टर को हरा रही है, पर मम्मा जानती है कि फाइट खत्म नहीं हुई है। इस बार वो सीधा येलो आइड पैरासाइट को मारने के लिए अटैक करती है, बट पैरासाइट भी वापस अटैक करता है और मम्मा के हाथ पर एक बड़ा कट लगा देता है। मम्मा फिर भी नहीं रुकती। वो अपने पॉइजनस क्लॉथ से उसे फिनिश करने ही जा रही होती है, तभी अचानक डाइन आकर अपने फादर को प्रोटेक्ट कर लेती है। मम्मा बिल्कुल शॉक्ड होती है। उसे लगा था ये लड़की तो मर चुकी होगी, पर मम्मा रिएक्ट करे इससे पहले उसके टेंटिकल्स में तेज दर्द फैल जाता है। वो ओवर एक्सर्ट हो चुकी थी। पेन इतना ज्यादा हो जाता है कि मम्मा गिरने लगती है। उसके साथ ही डंजन मास्टर का लाइफलेस बॉडी भी गिर जाता है, क्योंकि अब उसे कोई होस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। दोनों बॉडीज एक साथ जमीन पर गिरती हैं। बाद में जब सब शांत होता है तो गमडल और चकबक मम्मा को ढूंढते हैं और सरप्राइज मम्मा खड़ी होती है, डंजन मास्टर के बॉडी को देख रही होती है। वो गुस्से में होती है क्योंकि पैरासाइट बच गया, पर साथ ही रिलीव्ड भी होती है कि फाइट खत्म हो गई। पर डंजन मास्टर अभी भी जिंदा है, बस बहुत वीक। मामा सोचती है कि ये परफेक्ट मौका है उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। वो अपने पॉइजनस क्लॉज डंजन मास्टर की तरफ ले जाती है, लेकिन तभी डंजन मास्टर का ब्रैट रोक देता है। वो रो रो कर अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। दर्द और प्यार दोनों उनकी आवाज में होते हैं। सब लोग ये सीन देखकर इमोशनल हो जाते हैं। बच्चा रोते रोते कह रहा होता है, मैं नहीं चाहता मेरी मम्मा मर जाए। मम्मा रुक जाती है। आखिर एक माँ और बच्चों का रिश्ता वही सबसे अच्छे से समझती है। वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें माफ कर देगी, लेकिन जैसे ही सबको लगता है मम्मा उन्हें जाने दे रही है, मम्मा अचानक अपने पॉइजन नीडल से डंजन मास्टर को पियर्स कर देती है। ब्रैड जमीन हिला देने वाले रोज से फट पड़ता है। बेचारा अपनी माँ के ऊपर हाथ मारकर प्रोटेस्ट करता रहता है, पर कुछ नहीं कर सकता। चकबक भी ये सीन देखकर अनईजी हो जाती है, पर गमडल उसे समझाता है, चिंता मत करो, मम्मी उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। जितना रियश्योरिंग लगता है, गमडल बिल्कुल सही था। वो सच में उस बेहोश माँ की हेल्प कर रही थी। मम्मा ने जो इंजेक्शन दिया था उसके बाद डंजन मास्टर जाग जाती है और जागते ही सबसे पहले अपनी बेटे को बुलाती है। बेटा तुरंत रोते हुए दोनों हाथ फैलाकर अपनी माँ को पूरे प्यार से हग कर लेता है। मम्मा का दिल ये देखकर पिघल जाता है। वो मानती है कि ये औरत चाहे कितनी भी स्कैरी मॉन्स्टर हो, पर अपने बच्चे से प्यार करने में वो बिल्कुल उसकी तरह एक माँ है। तब उसकी अपनी बेटी उसे बुलाती है और जैसे ही वो मुड़ती है, चकबक उसे जोर से हग कर लेती है। अब जब सब सेफ हैं, बेटी डिसाइड करती है कि वो घर लौट जाए। तीनों शांति से वहाँ से निकलने लगते हैं। चकबक पीछे मुड़कर ब्रैड को लास्ट गुड बाय वेव करती है और वो ब्रैड भी उसे वापस वेव कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि डायन अपने फादर के साथ चल रही है। वो हेजिटेंट तरीके से पूछती है कि उन्होंने डंजन मास्टर को अब्सॉर्ब क्यों नहीं किया। फादर उसे रियश्योर करते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी दूसरों से काफी न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं। अब उनकी नजर सिर्फ मम्मा और हमारी लिटिल गर्ल पर है। बस अपना बॉडी वापस मिल जाए, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा और उसे दूसरों की पावर अब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फिर डायन को ऑर्डर देता है कि कैनिबल ट्राइब के सारे सिबलिंग्स को कमांड करे कि वो मदर और डॉटर को पकड़कर उसके पास ले आए। फिर सीन एक डिजर्टेड स्ट्रीट में शिफ्ट होता है जहाँ मॉन्स्टर्स रोम कर रहे हैं और हमारा ग्रुप चुपचाप उन क्रीचर्स के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा है। हीरा इंजर्ड है और उसके वुंड से ब्लड ड्रिप हो रहा है। स्ट्रीट में घूमते मॉन्स्टर्स को ब्लड की स्मेल मिल जाती है और वो सारे सडनली एक्साइटेड हो जाते हैं, पर सिचुएशन वर्स होने से पहले ही ग्रुप अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है और सब रिलैक्स हो जाते हैं कि फाइनली घर आ गए। मम्मा थैंकफुल है कि सब ठीक है, बट गमडल नोटिस करता है कि हीरा मिसिंग है। जब सब उसे बुलाने लगते हैं तब हम देखते हैं कि हीरा अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बेहोश पड़ी है। कुछ देर बाद वो आंखें खोलती है और सबसे पहली चीज जो वो देखती है वो है चकबक का डरा हुआ चेहरा। बेचारी लड़की हीरा को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न्ड होती है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो उसे धक्का देकर और ज्यादा पेन दे रही है। हीरा फाइनली उठती है और वाओ, उसका बॉडी बिल्कुल जैक्ट है। देखने में वो बिल्कुल एक औरत जैसी नहीं लगती, बस उसके बड़े एसेट्स छोड़कर। तभी हम मम्मा को भी दरवाजे से देखते हैं। गमडल खुश हो जाता है कि हीरा होश में आ गई है और उसे खाने पर बुलाता है क्योंकि फूड रेडी है। नूडल्स देखने में बहुत टेस्टी लग रहे होते हैं और बड़ा आदमी लिटरली रो देता है खाते वक्त, इतने मजेदार नूडल्स खाकर।
उसे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब ऐसा गुड फूड खाया था। उधर बेचारी ममा चुपचाप बैठी होती है, थोड़ी एनॉयड भी, शायद इसीलिए क्योंकि सब लोग खाना एंजॉय कर सकते हैं पर वो नहीं। हीरा खाना खाने से पहले नोटिस करती है कि उसने जो आउटफिट पहना है वो उसका नहीं है। चकबक तुरंत बताती है कि उन्होंने हीरा के कपड़े धो दिए और ये आउटफिट उसकी माँ का है। हीरा को ये कपड़े थोड़े चाइल्डिश लगते हैं। इस बीच गमडल उसके जैक मसल से नजर ही नहीं हटा पा रहा था क्योंकि उसके जैकेट के नीचे उसे कुछ भी विजिबल नहीं था। इतनी इंजरीज देखकर भी वो समझ जाता है कि ये वुमन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब उसे ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगता कि वो पिछली बार एक सीजन फाइटर की तरह लड़ रही थी। चकबक हीरा से चिपक कर बैठी होती है, तब हीरा नोटिस करती है कि चकबक का म्यूटेटेड फिंगर अब छोटा हो गया है, उसका नेल भी कम लंबा है, पर वो कुछ बोलती नहीं और खाना कंटिन्यू करती है। छोटी लड़की फिर वहाँ से भागकर खेलने चली जाती है। जब वो नजर से दूर हो जाती है तब हीरा पॉइंट आउट करती है कि उसका फिंगर नेल छोटा हो गया है। तो वो क्यूरियस होती है कि क्या उन्होंने उसका नेल कट किया है। गुमदल तुरंत क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कल से ही है और जब वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि जब वो विलेज पहुंच जाएंगे तब उन्हें सब समझ आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि कैनिबल ट्राइब उनकी वाइफ और डॉटर के पीछे हो सकता है जब वो विलेज जा रहे होंगे। तो चाहे वो विलेज तक पहुंच भी जाएं, फिर भी गारंटी नहीं कि वो सेफ रहेंगे। इसीलिए वो हीरा से एक फेवर मांगने वाला है। वो चाहता है कि हीरा उनके साथ होप विलेज चले और हाँ, वो ये भी याद दिला देता है कि उनकी तरफ से जितना हो सकेगा वो हीरा को कॉम्पेंसेट करेंगे और बदले में बस ये चाहते हैं कि हीरा उन्हें और चक बैच को तब तक सेफ रखे जब तक वो होप विलेज से वापस ना आ जाए। बड़ी स्माइल के साथ वो उसे नेक्स्ट सर्विंग ऑफर करता है क्योंकि वो पहला खत्म कर चुकी होती है। हीरा तुरंत उसे ले लेती है और साथ ही साथ हाँ भी बोल देती है कि वो उनके साथ जाएगी। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि हीरा सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे पता था कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि हीरा अग्री करे। हीरा क्लियरली बोल देती है कि सिर्फ इसलिए कि उसने डंजन में हेल्प की थी इसका मतलब ये नहीं कि वो सब दोस्त बन गए। उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या बचे, वो उनके हेल्प नहीं करेगी। वो प्रॉमिस करती है कि वो उनके साथ तो जाएगी पर वो सिर्फ चक बैच को ही प्रोटेक्ट करेगी जैसे हमेशा करती है। बाकी सबको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। फाइनली वो बड़ा आदमी बोलता है कि ठीक है, वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। उसकी वाइफ तुरंत मना करती है और पूछती है कि वो अकेला सब कैसे हैंडल करेगा, पर वो फिर रीअश्योर करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं अपना ख्याल रखने में, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर मम्मा का ध्यान हीरा पर जाता है। वो क्लियरली इरिटेटेड है कि ये लेडी इतनी जिद्दी क्यों है। उसे समझ नहीं आता कि हीरा चक बैच के पीछे इतनी क्यों पड़ी रहती है जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। तभी गुस्से में चक बैच अंदर दौड़ती हुई आती है, बिल्कुल पिस्ट के कोई उसे ढूंढने नहीं आया। हीरा तुरंत अग्री करती है उसके साथ खेलने के लिए और एक सेकंड में उसकी मूड एंग्री से हैप्पी हो जाती है। लेकिन जैसे ही सब नॉर्मल लगने लगता है चक बैच की माँ उसे पकड़कर साइड में खींचने लगती है, पर हीरा भी उतनी ही जिद्दी है। वो चक बैच का दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। दोनों लेडीज के बीच क्लियरली राइवलरी चल रही है, पर ये हेल्दी कंपटीशन एक्चुअली चकबक के लिए ही अच्छा है क्योंकि इसका मतलब ये है कि दो औरतें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं। जब दोनों एक दूसरे को तीखी नजरों से देख रही होती हैं, बेचारा फादर बस चुपचाप अपने नूडल्स स्लर्प करता रहता है। उसे बस इतना सुकून है कि हीरा उनके साथ जाने वाली है। अब उन्हें बस एक अच्छी सी व्हीकल चाहिए जिसमें 4 लोग आराम से आ सके। सीन चेंज होता है और एक ग्रुप ऑफ बुलीज एक येलो हेयर वाली लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। लड़की आगे एक रूम देखती है और तुरंत अंदर भाग जाती है, पर अंदर जाके उसे समझ आता है कि वो रेस्ट रूम में आ गई है जहाँ से अब भागने का कोई रास्ता नहीं। ठग्स भी उसके पीछे अंदर आ जाते हैं। अब वो बिल्कुल नाइटमेयर वाली सिचुएशन में फंस चुकी है। लेकिन इससे पहले कि पता चले उसके साथ क्या होगा, सीन वापस हमारी ग्रुप पर आता है। ये लोग हर एक व्हीकल चेक कर रहे हैं एक एक करके, पर अभी तक एक भी फंक्शनिंग कार नहीं मिली। लगभग 20 कार्स चेक कर चुके हैं। गुमदाल को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तभी हीरा उसे बोलती है कि बस चलना जारी रखो और खुद आगे बढ़ने लगती है। बिग गाय उसे रिमाइंड करता है कि इस तरह बाहर जाना डेंजरस है, स्पेशली क्योंकि वो अभी पूरी तरह से हील्ड भी नहीं हुई है। पर हीरा क्लियरली बोल देती है कि वो यहाँ चुप बैठकर कुछ नहीं करेगी। गुमदाल उससे आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, पर लगता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं। एंड में वो हार मानकर बस कहता है कि ठीक है, वो उसकी लीड फॉलो करे पर पीछे ही रहना। हीरा तुरंत आगे आती है और उसके लेग में किक मार देती है जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। अपना पॉइंट प्रूव करके हीरा सीधा बोलती है कि तुम ही पीछे रहो। चलते चलते भी गुमदाल को उस किक का पेन महसूस हो रहा होता है। हेल्प मिलने के बावजूद उसे लगने लगता है कि कहीं हीरा उसे ही न मार डाले सबसे पहले। वहीं दूसरी तरफ मम्मा और बेटी अपने अपार्टमेंट में मजे से टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, खेलते हुए वेट कर रही होती हैं कि गुमदाल व्हीकल लेके वापस आए। आगे चलते हुए अचानक उन्हें वहीं येलो हेयर वाली लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज पास के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से आ रही होती है। गुमदाल तुरंत उस डायरेक्शन में देखने लगता है, पर हीरा गुस्से में उसे पीछे खींच लेती है और पूछती है कि क्या वो अपना मेन गोल भूल रहा है। वो इरिटेट होकर बोलती है कि जब तुम खुद को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते तो दूसरों की हेल्प के बारे में सोच ही क्यों रहे हो। एक ठंडी तीखी नजर मारकर वो कहती है कि चक बैच पर फोकस करो वरना वो अपनी राह अलग कर लेगी, चाहे वो कितनी भी गुस्से में हो। बिग गाय हिम्मत जुटा के अपनी बात रखने की कोशिश करता है, बस
चाहिए कि हीरा उसकी बात एक बार सुन ले। हीरा लिटरली पागल सी हो रही है, उसका गुस्सा कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ ठग ने बेचारी लड़की को रस्सी से बांध दिया है। पहले तो वो सोचते हैं कि उसके साथ गलत हरकत करें, लेकिन फिर उनमें से एक थोड़ा स्मार्ट बंदा बोलता है कि उसे अनटच्ड रखो, शायद वो लड़की को किसी से फूड के बदले में ट्रेड कर सकते हैं। फिर एक और बंदा डाउट करता है, अगर विलेज ने उसे लेना मना कर दिया तो? इस पर एक क्रीपी आदमी बोलता है कि फिर वो अपना ओरिजिनल प्लान फॉलो करेंगे, उसके साथ गलत हरकत करके उसे कहीं छोड़ देंगे। दिल से तो वो बस यही चाहता है कि विलेज रिफ्यूज कर दे ताकि वो लड़की को अपने पास रख सके, लेकिन लगता है उनका प्लान इतना स्मूथ नहीं चलेगा क्योंकि गुमदाल वहाँ पहुँच चुका है। वो 2 ठग्स को तुरंत इमोबिलाइज कर देता है। फिर तीसरे गंदे आदमी को एक सॉलिड किक मारता है जो इनोसेंट लड़की के बारे में वर्स्ट सोच रहा था। बाकी के ठग्स अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलते हैं, पर उन्हें क्या पता कि जो सबसे फास्ट भाग रहा था सबसे पहले उसी को पंच पड़ता है और वो पंच देती है हीरा। हीरा बिल्कुल बिना डरे उन्हें ऑर्डर करती है कि सारा सप्लाईज यहीं दे दो, पर ये बेवकूफ लोग उसकी बात नहीं मानते और उस पर चार्ज कर देते हैं। रिजल्ट, उनके चेहरे लिटरली थप्पड़ों से डिसेंट ट्रीटमेंट ले लेते हैं। इसके बाद वो येलो हेयर वाली लड़की रो पड़ने के करीब हीरा और गुमदाल को थैंक यू बोलती है। अपना नाम बताती है योंगी। बिग गाय भी पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है और हीरा का भी। फिर वो सीधा मेन बात पर आता है। उसे उनकी बात सुनकर पता चला है कि योंगी होप विलेज से है। योंगी तुरंत कंफर्म कर देती है। ये सुनकर बिग गाय सुपर हैप्पी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने सही डिसीजन लिया उसे बचाने का। अब जब उन्होंने होप विलेज की रेजिडेंट को सेव कर लिया है तो चक बैच का ट्रीटमेंट मिलना और आसान हो सकता है। वो योंगी को बताते हैं कि उनका होप विलेज में कुछ काम है। ये सुनकर योंगी एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि स्ट्रॉन्ग लोगों का उनके विलेज में हमेशा स्वागत है। वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि वो पहली बार विलेज से बाहर निकली थी अपने विलेज को प्रमोट करने के लिए, पर उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने रिलायबल लोग मिल जाएंगे। उसे पूरा यकीन है कि उनके प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर का नाम सुनते ही गुमदाल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी एक क्रीपी बंदा चुपके से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि हीरा तुरंत रिएक्ट करती है और अटैक को वहीं रोक देती है। वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, लाइक सीरियसली ओवर द टॉप पिस्ड। लगता है उसने हीरा और गुमदाल को एनिमी समझ लिया, इसलिए वो धमकी देता है कि योंगी को तुरंत उनके हवाले कर दो। पर उसकी औकात तब समझ आती है जब योंगी खुद बोलती है कि रुको और क्लियर करती है कि ये दोनों उसके सेवियर्स हैं, एनिमीज नहीं। वो ये भी सॉरी बोलती है कि वो उसके पीछे क्लोजली नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बिग गाय का सीरियस फेस धीरे से स्माइल में बदल जाता है। उसे बस इतना सुकून है कि योंगी फेफ है, बस वही उसके लिए मैटर करता है। फिर वो गुमदाल और हीरा से भी जल्दी से सॉरी बोल देता है। गुमदाल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये वही बंदा था जो 2 मिनट पहले इन्हें धमकी दे रहा था और अब ये इतना फ्रेंडली बन रहा है। तभी गुमदाल कुछ अजीब नोटिस करता है। योंगी पूरी तरह से कांप रही होती है, पसीना, ट्रेम्बलिंग, बिल्कुल लीफ की तरह शेक हो रही होती है जब वो अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर रही होती है। वो क्रीपी आदमी अपना बड़ा हाथ उसके छोटे से शोल्डर पर रखकर एक वियर्ड सी स्माइल के साथ बोलता है कि अगली बार क्लोज ही रहना। साथ ही उसका शोल्डर जोर से स्क्वीज करता रहता है जैसे वार्निंग दे रहा हो। एक पॉइंट पर योंगी हल्की सी आवाज में बोलती है कि दर्द हो रहा है, पर उसे तुरंत रिलीफ मिलता है जब गुमदाल आगे बढ़कर उस क्रीपी आदमी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों आदमी एक दूसरे की आंखों में सीधा देखते हैं, पूरा इंटेंस जैसे किलर वाइब चल रही हो। हीरा भी फुल रेडी लग रही है, जैसे दिमाग में ऑलरेडी 911 डायल कर चुकी है, बस अटैक करने का वेट। लेकिन हमेशा वायलेंट होना सोल्यूशन नहीं होता, तो बिग गाय स्मार्ट मूव लेता है। सिचुएशन को एस्केलेट करने के बजाय वो बड़ी सी स्माइल देकर अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ा देता है और तुरंत ही पूरी डेंजरस एटमॉस्फेयर एक बड़े भाई जैसे फ्रेंडली रियूनियन वाली वाइब में बदल जाती है। गुमदाल स्मूथ तरीके से बटरिंग चालू कर देता है। वो योंगी की तारीफ करता है, बोलता है कि उसने होप विलेज के बारे में बहुत सुना है और उसकी पैशनेट स्पीच सुनकर वो इम्प्रेस हो गया। वो वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि योंगी ने विलेज को प्रमोट करने का कितना जबरदस्त काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी अमेजिंग इंस्ट्रक्टर की भी बहुत तारीफ की। योंगी को पता है कि गुमदाल पूरा ओवर एक्टिव मोड में है, पर फिर भी वो साथ दे देती है। जब उसका इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसा है, तो वो तुरंत पीस साइन दिखाती है और सिर हिलाकर कंफर्म कर देती कि बिग गाय सच बोल रहा है। एक सेकंड के लिए वो मस्कुलर इंस्ट्रक्टर उसे ठंडी स्कैरी वाली नजर से देखता है, पर फिर गुमदाल की स्माइल कॉपी करके खुद भी मुस्कुराता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। सुमिन बेग, होप विलेज का इंस्ट्रक्टर। अब जब कॉन्वर्सेशन का पूरा कंट्रोल गुमदाल के हाथ में आ गया है, तो वो तुरंत पूछता है कि क्या उसकी फैमिली होप विलेज विजिट कर सकती है। बेग फैमिली का नाम सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या और लोग भी हैं। गुमदाल जल्दी से बताता है कि हाँ, उसकी वाइफ पीछे खड़ी है और एक डॉटर भी है, और उनकी डॉटर बीमार है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट विलेज में हो। जैसे ही हीरा सुनती है कि ये बंदा उसे अपनी वाइफ बोल रहा है, वो उसकी तरफ डेडलीस्ट डेथ स्टेयर मारने लगती है। गुमदाल को 100% यकीन हो जाता है कि ज्यादा बोला तो आज उसकी खैर नहीं। बेग कामली बोलता है कि होप विलेज में डॉक्टर है और वो उनकी डॉटर को चेक कर सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि एंट्रेंस फी देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स गुमदाल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, वही पेमेंट के लिए तो उन्हें डंजन में जान जोखिम में डालनी पड़ी थी। बेग बोलता है कि वो ये
न्यूज विलेज में जाके बताता है और कल सुबह इसी बिल्डिंग के सामने दोबारा मिलने का प्रॉमिस करता है। ये कहकर वो चल पड़ता है। जाने से पहले योंगी रुककर गुमदल को रिस्पेक्ट दिखाती है। ओवरऑल ये हंट गुमदल और हीरा के लिए बहुत सक्सेसफुल रही। अब वो चकबक की ट्रीटमेंट के एक कदम और करीब है। गुमदल खुशी खुशी हीरा की तरफ मुड़ता है, पर मैडम तुरंत उसके लेग पर एक और डेंजरस किक मार देती है, जिससे वो गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। पेन में वो रिफ्लेक्स से हीरा को हरामी औरत बोल देता है, पर हीरा कूलली बोलती है, इसे अपनी वाइफ का प्यार समझ लो। दोनों की ये फनी फाइट चलते चलते सीन शिफ्ट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर बे और योंगी एक क्वाइट कॉरिडोर में साथ चल रहे होते हैं। बैक अभी तक ये नहीं भूल पाया कि गुमदल का ग्रिप कितना स्ट्रॉन्ग था। वो अपने आप को हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक समझता था, लेकिन गुमदल से मिलने के बाद उससे फील हो गया कि ये बंदा एक अलग ही लेवल का है और उसकी वाइफ हीरा भी कोई वीक नहीं है। बैक इम्प्रेस हो गया कि हीरा ने कितनी जल्दी रिएक्ट करके अटैक डॉज कर लिया। फिर वो एक क्रीपी सी स्माइल के साथ सोचता है कि ये दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और विलेज को ऐसे लोगों की जरूरत है। वो सोचता है कि इन्हें हारना नहीं चाहिए और विलेज हेड इन दोनों को मिलकर बहुत खुश होगा। इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसे नेक्स्ट डे का वेट ही नहीं हो रहा। अगले दिन सुबह सबसे पहले हिया का अनॉयड फेस दिखाई देता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है कि ये गोरिल्ला अभी तक पैकिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। उधर मॉन्स्टर मॉम अपनी छोटी बेटी की उंगली को बैंडेज से ढककर श्योर कर रही है कि वो बिल्कुल कवर्ड रहे और एक्सपोज ना हो। मॉम बहुत डेस्परेटली उनके साथ जाना चाहती है, पर जा नहीं सकती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है और आखिर में वो चकबक से परमिशन दिलाने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन गमडॉल तुरंत इस बात का अपोज करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर मॉम फिर से सैड हो जाती है। गमडॉल भी उसे सैड देकर उदास हो जाता है, इसलिए वो उससे रीअश्योर करता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उसे सिर्फ थोड़ा सा वेट करना होगा। उसकी वाइफ उससे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो जरूर लौट कर आएगा और बिना सोचे समझे वो बड़ा आदमी तुरंत प्रॉमिस कर देता है और बोनस में उसके सर पर एक किस भी देता है। एक मोमेंट के लिए मॉम अपनी सिचुएशन को लेकर सैड फील करती है। काश वो भी एक नॉर्मल इंसान होती तो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जा सकती। ये सोचते हुए फादर और डॉटर अपने फाइनल गुड बाइज बोलते हैं और हिया, जो हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट रहती है, वो भी मुस्कुरा देती है और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं। उन्हें दूर जाते देखकर मॉम को लगता है काश वो भी एक नॉर्मल पर्सन होती और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी घूमती, पर क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है इसलिए वो इस अंधेरी अपार्टमेंट में अकेली रह जाती है। लेकिन वो जानती है कि उसका भी एक अपना रोल है, इसलिए वो तुरंत काम में लग जाती है। पता नहीं वो क्या करने वाली है, पर उम्मीद है जल्दी पता चलेगा। उधर हमारा ट्रियो फाइनली बाइक इंस्ट्रक्टर के वैन में बैठ चुका है। गमडॉल डॉक्टर की स्किल के बारे में पूछता है। बाइक तुरंत उसके फेवर में बोल देता है, कहकर कि डॉक्टर को विलेज में किसी कारण से बुलाया गया है। गमडॉल को अभी भी श्योर नहीं है कि सब कैसे होगा, पर वो होप करता है कि उसकी छोटी बेटी के लिए सब ठीक हो जाए। अपार्टमेंट में मॉन्स्टर मॉम पूरी तरह से कपड़े उतारकर कॉन्सेंट्रेट करती है। उससे लिटरली फील होता है कि क्रीचर का टेंटिकल उसके बॉडी के अंदर है। लगता है ये टेंटिकल कैनिबल ट्राइब के लीडर का है। अब समझ आता है कि वो क्यों बार बार कह रहा था कि उसे अपना बॉडी वापस चाहिए। दूसरी तरफ कैनिबल ट्राइब का लीडर कॉन्सेंट्रेट करता है और मॉम का एग्जैक्ट लोकेशन समझ लेता है। अब जब उसे पता चल गया है, वो अपने ग्रुप को बोलता है कि रेडी हो जाओ और डियान को लीड लेने को कहता है। उधर हमारी टीम होप विलेज पहुंच चुकी है। बिल्डिंग के एरिया में एंटर होते ही बाइक सबको अनाउंस करता है कि उतरते वक्त अपना सामान कार में ही छोड़ देना, बाद में मिल जाएगा। विलेज में आने के बाद भी गमडॉल अलर्ट रहना चाहता है और हिया को सिग्नल करता है कि साथ साथ एक्ट करे। हिया ऑब्वियसली उसको गुस्से से देखने लगती है, जैसे कह रही हो बॉस मत बनो। गमडॉल फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसे वो बात याद है जो पापा ने बोली थी। बेटी एक सेकंड साइलेंट होती है, फिर बोल देती है कि हाँ याद है। वो तुरंत एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और हिया को मम्मी कहना शुरू कर देती है। हिया के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो वो एम्बैरेस्ड होते हुए भी एक्ट करती है और उसे स्वीट हार्ट बोलकर सीन को नेचुरल दिखाने की कोशिश करती है। गमडॉल को क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों की एक्टिंग कितनी ऑकवर्ड है। वैन रुक जाती है और जैसे ही बैकडोर खुलता है, एक बड़ा क्राउड ऑलरेडी खड़ा होता है ग्रुप को वेलकम करने के लिए। गमडॉल सरप्राइज हो जाता है इतने सारे लोग देखकर और इंस्ट्रक्टर से एक्सप्लेनेशन पूछता है। इंस्ट्रक्टर कामली बोलता है कि ये विलेज की ट्रेडिशन है, यहाँ के लोग नेचुरली विजिटर्स के बारे में क्यूरियस होते हैं, कोई डेंजर नहीं है, सब लोग हार्मलेस हैं। पर गमडॉल फिर भी अनकंफर्टेबल फील करता है। किया तो सीधा अनॉयड दिख रही होती है। तब विलेज का हेड आगे बढ़ता है ग्रुप को ग्रीट करने के लिए। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, हंग जुन किम, जो यहाँ इंचार्ज है, और कहता है कि सबको देखकर उसे बहुत खुशी है। बाद में विलेजर्स वैन का सामान उतारने लगते हैं। एक विलेजर तो वो बैग उठाने में स्ट्रगल करता है जो गमडॉल नॉर्मली इजीली उठा लेता है। ये बात गमडॉल के नोटिस से चूक नहीं जाती। विलेज बहुत लाइवली लगता है और गमडॉल भी इस वार्म होमली एटमॉस्फेयर को फील कर लेता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये सब उनके विलेज का नॉर्मल डेली लाइफ है। वो बोलता है कि विजिटर्स को यहाँ घर जैसा फील देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो फीलिंग जो वो अपोकलिप्स के बाद से मिस कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये विलेज उनके लोगों
लोगों की सच्ची होप और हार्ड वर्क का रिजल्ट है जो पिछले 5 साल में बनाया गया था। शुरू में सब कुछ बहुत मुश्किल था, सब लोग से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। शुरू में सब मैनेज करना मुश्किल था, पर टाइम के साथ विलेजर्स एक दूसरे से इतने जुड़ गए कि अब वो ओल्ड मैन उन्हें अपनी फैमिली मानता है। पर हिया को फिर भी लग रहा होता है कि इस आदमी में कुछ तो सस्पिशियस है। ओल्ड मैन फिर जल्दी से टॉपिक चेंज करके चकबा के ट्रीटमेंट की बात करता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक रूम की तरफ पॉइंट करता है जिसके ऊपर हॉस्पिटल लिखा होता है। ओल्ड मैन एडमिट करता है कि बाहर से थोड़ा शाबी लगता है, पर उनके डॉक्टर किसी मजिशियन से कम नहीं है। गमडॉल उनका थैंक्स करता है, पर जैसे ही ओल्ड मैन थोड़ा दूर होता है वो अपने डाउट्स क्वाइटली शेयर करता है। उसे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो ऑफ है। हिया को भी हवा में सस्पेशन क्लियरली फील हो रहा होता है। सबसे वियर्ड चीज ये है कि विलेज में सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, एंट्री पे गार्ड नहीं, रात को रोशनी नहीं और विलेजर्स के पास कोई वेपन्स भी नहीं है, जैसे पूरी जगह डिफेंसलेस हो। और ये और भी सस्पिशियस बनाता है। फिलहाल हिया डिसाइड करती है कि फोकस चकबा के ट्रीटमेंट पर ही रखा जाए, इसलिए वो इस डार्क सा हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं रास्ता और अंधेरा होता जा रहा होता है अंटिल वो एक पिच ब्लैक वार्ड में पहुंच जाते हैं। ये भी सोचना मुश्किल है कि किसी ने बेसमेंट में हॉस्पिटल बनाने का आने का आइडिया कैसे सोचा। वॉक करते हुए चकबा अचानक किसी चीज पर ट्रिप हो जाती है और आगे गिर पड़ती है। पेन में पड़ी हुई वो नोटिस करती है कि जिस चीज पर वो अटकी है वो कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। उसकी आंखों को एक हल्की सी रेड ग्लो दिखाई देती है और उसी मोमेंट उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसका बैंडेज्ड इंडेक्स फिंगर धड़कने लगता है और उसका नेल तेज से बढ़कर एक शार्प वेपन बन जाता है। इंस्टिंक्ट में वो उस हॉस्पिटल घोस्ट को अपने शार्प नेल से पिंच कर देती है। हम उस घोस्ट को देख पाते उससे पहले सीन कट हो जाता है। बाहर इंस्ट्रक्टर बाइक ओल्ड मैन के साथ हमारे ट्रियो की बात कर रहा होता है। पता चलता है कि ओल्ड मैन एक्चुअली उन्हें टेस्ट कर रहा है, एक टेस्ट जो फूड डे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है। बाइक टेंशन में पूछता है कि अगर ग्रुप टेस्ट पास भी कर दे और फिर भी पार्टिसिपेट ना करे तो क्या। वो ओल्ड मैन शांति से बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सिंपली खत्म कर देंगे और उनकी स्किन का यूज कर लेंगे बस। वो बाइक को बोलता है कि कपिल के साथ जो छोटी लड़की है उसके साथ एक्स्ट्रा काइंड बिहेव करे क्योंकि उनके फाउंडर को उसमें स्पेशल इंटरेस्ट है। फिर सीन वापस चकबक पर आता है। उसकी स्क्रीम सुनते ही गमडॉल और हिया दोनों अलर्ट हो जाते हैं। बेचारी लड़की का हाथ उस क्रीपी ब्लैंकेट के नीचे वाले इंसान ने पकड़ लिया था और वो गुस्से में पूछ रहा था कि वो क्या कर रही है। तब हिया तुरंत रिएक्ट करती है, उस ब्लैंकेट वाले को पकड़कर नीचे पिन कर देती है, डैगर हाथ में लेकर। हिया डिमांड करती है कि ये आदमी तुरंत अपनी आइडेंटिटी बताए। जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है हम देखते हैं कि वो बंदा डर के माले कांप रहा होता है। फाइनली वो हिम्मत जोड़कर बोलता है कि वो डॉक्टर है। हिया को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इतना पैथेटिक आदमी सच में डॉक्टर हो सकता है। हीरा को बिल्कुल थोड़ी देर बाद गमडाल अपना सर झुकाकर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन डॉक्टर अभी भी काम नहीं हो पा रहा होता। वो उन्हें केयरलेस होने के लिए सुनाता ही जा रहा होता है। उसकी चाइल्डिश सी पिल्लो देखकर गमडाल सोचता है कि ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बंदा निकला। डॉक्टर गुस्से में है कि उन्होंने उस पर अटैक किया और उसका पिल्लो भी खराब कर दिया, इसलिए वो डिमांड करता है कि हीरा और छोटी लड़की उससे सॉरी बोले। दोनों को क्लियरली पसंद नहीं आ रहा कि वो इस आदमी को अपोलोजाइज करे, पर ये घटिया इंसान उन्हें गंदी नजर से देख रहा होता है। हीरा फाइट नहीं कर सकती, इसलिए अपना गुस्सा अंदर दबाकर रिलक्टेंट तरीके से सॉरी बोल देती है। ऑब्वियस है कि ये फोर्स्ड अपॉलॉजीज डॉक्टर को सेटिस्फाई नहीं करती और वो उन्हें तुरंत रूम से निकलने को बोलता है। जब वो उन्हें बाहर भेज रहा होता है तभी उसकी नजर चक बाज की फिंगर पर पड़ती है। उसमें कुछ देखकर वो तुरंत क्यूरियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो ध्यान से उसकी फिंगर चेक कर रहा होता है। पूरा एग्जामिन करने के बाद वो फाइनली एडमिट करता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सुनते ही हीरा और गुस्से में आ जाती है और डॉक्टर को कोट से पकड़कर जमीन पर पटकने वाली होती है। उसका गुस्सा देखकर डॉक्टर डर जाता है और तुरंत एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि ये सिम्टम्स बहुत रेयर हैं, यूजुअली उन लोगों में दिखते हैं जिनको मॉन्स्टर्स ने काटा हो या जिनकी ओपन वुंड में मॉन्स्टर का ब्लड जला गया हो, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई बाइट मार्क्स या स्कार्स नहीं है। डॉक्टर मानता है कि उसने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा। गुड थिंग ये है कि अभी उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर डॉक्टर श्योर नहीं है कि फ्यूचर में भी सब ठीक रहेगा। फिलहाल उन्हें बस ये देखना होगा कि विलेज में रहते हुए चीजें कैसे चलती है। गमडाल डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी की कंडीशन को किसी और से सीक्रेट रखे। नॉर्मली डॉक्टर ऐसी बात छुपाता नहीं, पर क्योंकि वो भी इस कंडीशन में इंटरेस्ट रखता है वो अग्री कर लेता है कि ये बात अपने तक ही रखेगा। छोटी सी लड़की अपना टाइनी हाथ अपने पापा के बड़े हाथ पर रखती है और पूछती है कि क्या पापा उसकी वजह से टेंशन में है या कंडीशन सच में इतनी बुरी है। पापा उसे रियश्योर करता है, फिर थोड़ा फ्रेश हवा लेने के लिए और थोड़ा फन करने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो सैंड में खेल रही होती है दोनों वहाँ बैठकर सोच में पड़ जाते हैं। बड़ा आदमी बिल्कुल क्लूलेस होता है कि क्या करे, क्योंकि उन्हें अब तक उसकी कंडीशन का कोई लीड नहीं मिला। इतनी मुश्किलों से यहाँ तक आए तो मॉन्स्टर मॉम को ये बड़े काबर बताना भी सही होगा या नहीं वो श्योर नहीं है। जब वो पूरा होपलेस फील कर रहा होता है तभी हीरो खड़ी होती है और उससे कहती है कि अपनी बेटी के साथ ही रहो। वो उसे याद दिलाती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो और कोई रास्ता ना दिखे, एक पेरेंट को अपने बच्चे को सपोर्ट करना ही पड़ता है ताकि बच्चा गिर ना जाए। यही पेरेंट्स का फर्ज होता है। ये सुनकर बिग गाय के अंदर कुछ ट्रिगर होता है और वो तुरंत अपने आप को थप्पड़ मारकर होश में आता है। अब वो कॉन्फिडेंट खड़ा होता है। हीरो उससे पूछती है कि क्या कोई आइडिया है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि अगर वो डिगिंग स्टार्ट
कांटेक्ट करें तो जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि योंगी एक पिलर के पीछे खड़ी एंग्शियस होती है समझने के लिए कि वो यहाँ क्यों है। हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। विलेज चीफ ने उससे बोला था कि आज जो फैमिली आई है उन पर नजर रखे। चीफ श्योर होना चाहता था कि विलेज के लिए कोई थ्रेट ना हो, और क्योंकि वो डॉक्टर के ऑफिस के पास होंगे तो वो उन्हें वहाँ मिल जाएंगे। अगर कुछ अनयूजुअल लगे तो तुरंत रिपोर्ट करे। इसलिए वो उनका पीछा करते हुए डॉक्टर के ऑफिस तक आई और उसने भी चकबाज की म्यूटेटेड फिंगर देख ली। प्रेजेंट में वो एंग्शियस खड़ी होती है, तभी उसके शोल्डर पर कोई टैप करता है और वो डर के मारे उछल पड़ती है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो उसकी माँ होती है, जो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। योंग ही तुरंत एक एक्सक्यूज बना देती है। के झूठ को तुरंत समझ जाती है और सीधे पूछती है कि वो इस फैमिली पर नजर क्यों रख रही है। मॉम को डाउट होता है कि प्रिंसिपल ने उसकी बेटी को ये काम दिया है, और क्योंकि उनका गेस सही होता है बेटी चुप रह जाती है। ये देखकर मॉम पूरी तरह गुस्सा हो जाती है और फिर से याद दिलाती है कि वो कितनी बार कह चुकी है कि विलेज हेड को अंधाधुंध फॉलो मत करो। आखिर बेटी भी गुस्से में बोल देती है कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है, चाहे बाहर जाकर विलेज प्रमोट करना हो या कुछ भी। वो फर्मली कहती है कि मॉम प्रिंसिपल को हर चीज का विलन बनाना बंद करे। वो याद दिलाती है कि वो भी इस विलेज का पार्ट है और एक दिन इम्पोर्टेंट बनेगी। उसका बिलीफ है कि जैसे उसकी मॉम को प्रिंसिपल से मिरेकल मिला था, वैसे ही एक दिन उसे भी मिलेगा। ये सुनकर मॉम और गुस्सा हो जाती है और उसे सिर पर थप्पड़ मार देती है। वो डांटना जारी रखती है, बोलती है कि जिस मिरेकल को वो सोच रही है वो असल में उतना अच्छा नहीं था। ज्यादा पंचेस और डांट सुनने के बाद बेटी टूट जाती है और भागकर दूर निकल जाती है। जाने से पहले वो रोते हुए चिल्लाती है कि उसे बस लाइफ में एक गोल चाहिए। वो अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपना रास्ता फॉलो करने दे और कहती है कि अगर उसके फादर यहाँ होते तो वो उस पर प्राउड होते। ये बात सुनकर मॉम और भी बिगड़ जाती है। गुस्से में वो पत्थर उठाकर उसकी बेटी पर फेंक देती है। बेटी दूर भाग जाती है मॉम को अकेला छोड़कर, जो बस चाहती है कि उसकी बेटी उसकी बात सुने। सच बोलूं तो ये विलेज जो हमें पहले पीसफुल लगता था, एक्चुअली पूरी तरह मेस्ड अप और पाइकॉस से भरा हुआ लगता है। रात को बाद में गमडल शॉक्ड हो जाता है इतना लग्जरियस खाना देखकर। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना फैंसी फूड खाएगा। पापा और बेटी दोनों सोचने से नहीं रोक पाते कि अगर मॉन्स्टर मामा यहाँ होती तो ये सब और भी अच्छा होता। हम हिया को भी देखते हैं जो इरिटेटेड लग रही है क्योंकि गमडल इतनी कहफरी तरह भी लिव कर रहा है। वो रिमाइंड करती है कि ये विलेज चकबज के लिए बिल्कुल सेफ जगह नहीं है और डॉक्टर को भी उसके सिम्टम्स का कोई आइडिया नहीं है। अपने मन में वो इतना तक सोच लेती है कि अगर चकबज की कंडीशन का रीजन मॉन्स्टर मम्मा निकली तो वो उसे मार भी देगी। अचानक उनका अटेंशन प्रिंसिपल की तरफ जाता है, जो हमेशा की तरह एक्साइटेड होकर उनके टेबल पर बैठना चाहता है। डिनर के बाद क्लियरली लगता है कि चक ने अपने छोटे से पेट से ज्यादा खा लिया है। वो बिल्कुल बलून जैसी लग रही है। गमडल हैरान होता है कि उसे कभी लगा नहीं था कि इस जगह पर सॉसेजेस मिलेंगे। प्रिंसिपल प्राउडली बताता है कि ये पॉसिबल है क्योंकि उनके पास रैंचेस और फार्म्स हैं। जब गमडल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछता है तो प्रिंसिपल बताता है कि उनके पास इनफ जनरेटर्स नहीं है, इसलिए वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही पावर यूज करते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल बात को चकबज की फिंगर पर ले आता है। गमडल बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि क्योर ढूंढने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। चकबज की फिंगर को ध्यान से देखकर प्रिंसिपल कैजुअली सजेस्ट करता है कि वो लोग रात को विलेज के बाहर थोड़ा वॉक कर लें। गमडल अनश्योर होता है कि मिडनाइट वॉक सही आइडिया है या नहीं, पर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि वो हफ्ते में एक बार विलेज के बाहर जाते हैं फूड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उन्हें ज्यादा सप्लाईज चाहिए। फिर भी गमडल डाउट करता है कि रात को जाना ही क्यों जरूरी है जब मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। तब प्रिंसिपल कामली बताता है कि इसी वजह से वो रात को जाते हैं। हिया और गमडल को गलत आइडिया ना लगे इसलिए वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर्स रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वो अपने हाइडआउट से बाहर आ जाते हैं। जब मॉन्स्टर्स बिजी होते हैं तब विलेजर्स उनके हाइडआउट्स में जाकर सेफली फूड और सप्लाईज ले आते हैं। हिया समझ नहीं पाती कि ओल्ड मैन के जोक पर हंसे या नहीं। वो उससे सस्पिशियस नजर से देखकर पूछती है कि वो मॉन्स्टर भरे एरिया से बिना मरे जाने का प्लान कैसे कर रहा है। इस बार वो डायरेक्ट ऑनेस्ट आंसर चाहती है क्योंकि उसकी टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। गमडल तुरंत ओल्ड मैन से अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है और बोलता है कि हिया थोड़ी सेंसिटिव टाइप है, पर ओल्ड मैन बिल्कुल अफेंड नहीं होता और इंसिस्ट करता है कि उसने जो कहा वो जोक नहीं था। गमडल की माइंड में सिर्फ एक रिएक्शन होता है, व्हाट द फक, क्योंकि उसे भी लगा था कि ओल्ड मैन बस मजाक कर रहा था। वो आदमी फिर एक स्मग देता है और श्योर होता है कि जैसे ही वो उन्हें फूड्स डे का मिरेकल दिखाएगा सब उसकी बात मान लेंगे। सुबह होने वाली होती है और जब चकबज खेल रही होती है, हिया गमडल के पास आकर पूछती है कि क्या वो सच में उस पागल बुढ़े की बात पर भरोसा करता है। गमडल मानता है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ओल्ड कपल सिर्फ झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इससे चकबज का क्योर मिल जाए। अगर ओल्ड मैन की बात सही निकली तो चेक करना वर्थ है। हिया सीधे बोल देती है कि वो इस सबसे बाहर है। गमडल को इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो पेरेंट नहीं है। हिया भी ये बात एक्सेप्ट करती है कि जो पेरेंट्स फील करते हैं वो नॉन पेरेंट्स नहीं समझ सकते। फिर भी वो गमडल को गुड लक विश करती है और कहती है कि वो अच्छी न्यूज का वेट करेगी। बड़ा आदमी समझ नहीं पाता कि हिया का इशू क्या है, पर वो क्लियरली कह देता है कि चकबज के लिए वो कुछ भी करेगा। रात होने पर गमडल को अपने स्टूपिड डिसीजन पर पहले ही पछतावा होने लगता है। मैंने हिया की बात क्यों नहीं सुनी, यही उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसके सामने वो क्रीपी ओल्ड प्रिंसिपल होता है जो अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। ओल्ड मैन गमडल से बोलता है कि आसपास देखो, रात की हवा फील करो, हवा का ठंडा ब्रीज एंजॉय करो और मूनलाइट की ब्यूटी देखो। पर गमडल को कुछ भी एंजॉय नहीं हो रहा। उसके आसपास जितने लोग हैं इंक्लूडिंग हिम
सब डर के मारे कांप रहे होते हैं क्योंकि हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल और वो रोब वाली औरत बिल्कुल फियरलेस खड़ी होती हैं। पूरा एरिया लिटरली मॉन्स्टर्स से भरा होता है और गमडल को सबसे क्रीपी लगता है कि मॉन्स्टर्स उन लोगों को घेर रहे हैं जो रेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, पर उन पर अटैक बिल्कुल नहीं कर रहे। गमडल नोटिस करता है कि रेड ड्रॉप्स पहने हुए लोगों में कुछ बच्चे भी हैं, जो उसे और ज्यादा शॉक कर देता है। जब एरियल व्यू दिखाया जाता है तो पता चलता है कि रेड ड्रॉप वाले लोग एक सर्कल बनाकर बाकी विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक नेचुरल शील्ड की तरह। और इस पॉइंट पर गमडल एक बात को लेकर 100% श्योर हो जाता है। प्रिंसिपल क्लियरली मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ जानता है। थोड़ी देर बाद विलेजर्स एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं जो सप्लाईज उन्होंने कलेक्ट की हैं। एक बोलता है कि वो आइटम उसने पहले उठाया था, दूसरा बोलता है कि वो उसका है। इसी बीच इंस्ट्रक्टर बे धीरे से प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या वो अभी शुरू करने वाला है। ओल्ड मैन पॉजिटिव आंसर देता है और बोलता है कि ये परफेक्ट मोमेंट है। एक स्मर्क के साथ प्रिंसिपल अपनी फिंगर स्नैप करता है और अनाउंस करता है कि अब वो उन्हें मिरेकल दिखाएगा। जैसे ही वो स्नैप करता है सारे मॉन्स्टर्स विलेजर्स पर जंप कर देते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि मॉन्स्टर्स उनको स्ट्रैंगल और पकड़ तो रहे हैं पर किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहे। पूरा सीन बिल्कुल ऑड और कंट्रोल लगता है। सब लोग पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। ओल्ड मैन पहले भी विलेजर्स की डिस्पेयर देखता आ रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे ये सब देखकर मजा आ रहा था। उसे ह्यूमंस की हेल्पलेसनेस पैथेटिक लगती थी और उनके फियर में गिरकर मर्सी मांगना उसको अजीब तरह से क्यूट लगता था। फिर भी ओल्ड मैन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि इंस्ट्रक्टर बे ने जिस बंदे को चूज किया था उसकी तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन बे प्राउड फील करते हुए बोलता है कि सीनियर फ्रंट लाइन को ध्यान से देखें। जब प्रिंसिपल आगे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। गमडल अकेले मॉन्स्टर्स को तोड़फोड़ कर रहा है। वो मॉन्स्टर्स को ऐसे क्रश कर रहा है जैसे वो एबेकस के नंबर्स को दबा रहा हो। अब टेबल्स कंप्लीटली टर्न हो चुकी हैं। मॉन्स्टर्स खुद डर के मारे कांप रहे होते हैं गमडल की इनसेन स्ट्रेंथ देखकर। गमडल समझ नहीं पाता कि मॉन्स्टर्स ने अचानक उन पर अटैक क्यों किया। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि रेड रोब्स वाले लोग बस साइड में खड़े कुछ नहीं कर रहे। इससे गमडल और डाउटफुल हो जाता है कि शायद ये सब उन्हीं की प्लानिंग थी। उसे पता था कि रात को इधर घूमना डेंजरस है, पर इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ मिलेंगे ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक एक मॉन्स्टर उस पर जंप करता है और उसका हाथ काटने की कोशिश करता है, पर गमडाल उस क्रीचर को ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई ट्रैश बैग हो और आसानी से दूर फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद और मॉन्स्टर्स पीछे से गमडाल पर जंप करते हैं। वो तुरंत रिएक्ट करता है, सुपरसोनिक स्पीड से घूमता है और सबके सर पर एक हेवी ब्लो मार देता है, जिससे वो सब जमीन पर फैले पड़े रहते हैं। इतने पावरफुल आदमी को एक्शन में देखकर प्रिंसिपल समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। इतने टाइम से उसने कोई इतना इंटरेस्टिंग इंसान नहीं देखा था। अब वो समझता है कि इंस्ट्रक्टर ब्याक गमडाल को इतना रिस्पेक्ट क्यों देता है। गमडाल सिर्फ अपने बैकपैक से मॉन्स्टर्स को पुश कर रहा है। ये एक नॉर्मल इंसान से एक्सपेक्ट करने लायक नहीं था, पर चाहे गमडाल कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो अभी भी इंसान ही है। आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर्स का प्रेशर उस पर पड़ने लगता है और लगता है कि वो हार जाएगा। जब मॉन्स्टर्स उसे चीरने ही वाले होते हैं, ओल्ड मैन डिसाइड करता है कि अब इस मैडनेस को रोकना होगा, पर उसके इंटरवीन करने से पहले ही वो शॉक हो जाता है। सारे मॉन्स्टर्स जो उसके आसपास थे एक सेकंड में ही खत्म हो जाते हैं। गमडाल एक हाथ में फ्लैशलाइट और दूसरे में एक्स पकड़े होता है। वो लिटरली मॉन्स्टर्स को तबाह कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए वो उन्हें पीछे ढकेल देता है, पर वो वापस आ जाते हैं। इंजर्ड मॉन्स्टर्स फिर अटैक करते हैं क्योंकि उनके वाइटल पॉइंट्स मिस हो गए थे। अगर वो उन्हें हील होने से नहीं रोक पाया तो बचने का कोई चांस नहीं, पर उसे पक्का लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसे सिर्फ फोकस करना होगा। जैसे वो ट्राई करता है उसके दिमाग में हाया की वो बात फ्लैश होती है जहाँ उसने उसे वार्न किया था कि उस ओल्ड ग्रुप को फॉलो मत करो। अब उसे लगता है कि वो कितना इडियट था जो उसकी बात नहीं सुना। काश उसके पास भी चुकबाज की मम्मा जैसी पावर्स होती। वो हाया की तरह स्किल्ड होना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्योर स्ट्रेंथ की जरूरत है, पर सैडली उसे पता है कि रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स उसके करीब आते जा रहे हैं, रेड हुड वाले क्रीपी लोग बस साइड से देख रहे होते हैं। अब गमडेल को लगता है कि वो पूरी तरह फंस गया है, तो वो डिसाइड करता है कि उस क्रीपी बुढ़े को भी साथ लेकर ही मरेगा। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ जोड़कर मॉन्स्टर्स को आउटरन और ओवरपावर करने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर्स की ज्यादा संख्या उसे फाइनली जमीन पर गिरा देती है। जब उसे लगता है कि अब तो पक्का डेथ ही मिलने वाली है, उसके दिमाग में फिर से वो प्रॉमिस फ्लैश होता है जो उसने मॉन्स्टर ममा से किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके और उसके बच्चे के साथ रहेगा, और रिटर्न में वो उसका हस्बैंड बनना चाहता था। उस वक्त मॉन्स्टर ममा ने वाइफ बनने के लिए हाँ भी कर दिया था, पर अब जब वो हेल्पलेस पड़ा होता है उसे बुरा लगता है कि वो अपना प्रॉमिस निभा नहीं पाया। पर सरप्राइजिंगली बूढ़ा आदमी ताली बजाना शुरू कर देता है और सारे मॉन्स्टर्स अचानक पीछे हट जाते हैं। वो उतनी ही जल्दी रिट्रीट करते हैं जितनी जल्दी आए थे और गमडॉल और विलेजर्स बच जाते हैं। सब सेफ है, पर जो डर उन्होंने फील किया वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया है। प्रिंसिपल क्लेम करता है कि ये होप विलेज का मिरेकल है। इसी मिरेकल की वजह से सब लोग सेफ है। जब सब सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि सच में उन्हें एक स्क्रैच तक नहीं लगा।
कोई बाइट मार्क भी नहीं। बुढ़ा अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है, विलेजर्स को बताता है कि वो मॉन्स्टर्स से दूर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और एक होपफुल फ्यूचर पा सकते हैं, बस उन्हें उस पर ट्रस्ट करना होगा। वो प्रॉमिस करता है कि उनका फ्यूचर और भी बेटर होगा। नॉट सरप्राइजिंगली सब नए विलेजर्स रो पड़ते हैं और पूरा ट्रस्ट उस बुढ़े पर रख देते हैं। वो विलेज के लिए सब कुछ देने को तैयार है। इन बिटवीन गमडाल को फाइनली समझ आ जाता है कि वो बुढ़ा क्या स्कीम चला रहा था। उसे रियलाइज होता है कि उस आदमी ने विलेजर्स को डरा डरा कर उनका ट्रस्ट जीता है। अब गमडाल को यकीन हो जाता है कि ये लोग बहुत डेंजरस है। सीन फिर से डिमलाइट वाले अंडरग्राउंड वार्ड में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि चुकबाज बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर बेड के नीचे पड़ा हुआ है। लगता है इस क्रेजी डॉक्टर को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जब दोनों लेडीज उसके ऊपर सो रही हैं। डॉक्टर जैसे ही कंप्लेन करता रहता है, हाया उसे एक डेथ क्लेयर देती है और इतना ही काफी था इस क्रीपी आदमी को चुप करवाने के लिए। अब जब उसका रोना धोना खत्म हो जाता है, दोनों लेडीज खुश है कि फाइनली उन्हें पीसफुली सोने का मौका मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है मामा मॉन्स्टर के अपार्टमेंट में। रात हो चुकी है और मामा मॉन्स्टर को पूरा यकीन है कि कैनिबल ट्राइब उसके पीछे जरूर आएगा। उसे ये भी पता है कि शायद वो लोग उस टेंटिकल का यूज कर रहे होंगे उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए। वो सोचती है कि कैसे वो येलो आइड आदमी बार बार उससे अपना बॉडी वापस मांग रहा था। ना सिर्फ उसे उस दिन क्या हुआ याद है, बल्कि उसे अपनी पास्ट लाइफ की भी कोई मेमोरी नहीं है। तभी सोच में डूबी ममा के अपार्टमेंट में एक क्रीपी मॉन्स्टर अचानक घुस आता है, पर ममा तुरंत साइड होकर बचा लेती है और उसको एक डेडली स्लैप मारकर रिटेलिएट करती है। इस क्रीपी हैरी मॉन्स्टर को देखकर ममा को लगता है कि उसने इससे पहले डंजन में देखा था, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर उसकी लोकेशन कैसे जानता था, या ये कि वो इस मॉन्स्टर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकी। ममा की कंफ्यूजन तब और बढ़ जाती है जब मॉन्स्टर बोलना शुरू करता है। पहली बात वो ये बोलता है कि उसे ममा की एग्जैक्ट लोकेशन पहले से पता थी, और मॉन्स्टर को ये भी बुरा लगता है कि ममा सिर्फ उसे एक हैरी मॉन्स्टर के रूप में याद रखती है। क्रीचर क्लेम करती है कि वो हमेशा से ममा से 1-on-1 फाइट करना चाहती थी, पर ममा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, और एक सेकंड में ही ममा उस मॉन्स्टर को गला पकड़कर जमीन पर पटक देती है। ये बात ममा को और पागल कर देती है कि ये मॉन्स्टर उसके थॉट्स पढ़ रही थी, और बात तब और खराब हो जाती है जब मॉन्स्टर खुद एडमिट करती है कि हाँ वो उसके थॉट्स पढ़ रही थी। ममा तुरंत पूछती है कि क्या ये क्रीचर कैनिबल ट्राइब से है या किसी और के साथ मिलकर काम कर रही है, पर ये हैरी मॉन्स्टर कोई जवाब नहीं देती, बल्कि चुप हो जाती है और वापस अटैक करने की कोशिश करती है। आपको प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ना होते हुए ममा मॉन्स्टर के ऊपर से हट जाती है और वो हैरी क्रीचर तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन ममा भी तुरंत अपनी नीडल से रिटेलिएट करते हैं। दुर्भाग्य से उसकी पॉइजनस नीडल्स का उस मॉन्स्टर पर कोई खास असर नहीं होता। हैरी मॉन्स्टर स्मगली क्लेम करती है कि वो ममा के बारे में सब कुछ जानती है, जबकि ममा को ये तक नहीं पता कि ये क्रीचर है कौन। फिर मॉन्स्टर कैजुअली टॉपिक चेंज करती है और बोलती है कि ममा का एक चार्मिंग हस्बैंड है और एक अडोरेबल डॉटर है। वो ये भी बताती है कि ममा का परिवार एक्स वुमन के साथ विलेज गया है, और ऊपर से ये हैरी मॉन्स्टर ये तक जानती है कि कैनिबल ट्राइब भी ममा के पीछे पड़ा हुआ है। ममा को समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर इन सब बातों से क्या प्रूफ करना चाहती है, और अगर ये कैनिबल ट्राइब से नहीं है तो फिर ये है कौन। हैरी वुमन थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसके बॉडी के हेयर्स टाइट होने लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो ममा पे लॉन्च कर देती है। ममा शॉक रह जाती है क्योंकि ये मॉन्स्टर बिल्कुल उसकी तरह लग रही होती है, पर इन दोनों के फाइट शुरू होने से पहले ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। ममा बताती है कि उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, पर जब भी वो चेक करती थी वहाँ कोई नहीं होता था। पहले तो उसे लगा कि वो थकान की वजह से ओवर थिंकिंग कर रही है, पर वो गलत थी। एक टाइम ऐसा था जब उसे हमेशा एक आइसी कोल्ड स्टेयर फील होती थी, और अब लगता है कि उसे फाइनली उन मिस्टीरियस नजरों का जवाब मिल रहा है जो वो हमेशा फील करती थी। मॉन्स्टर ममा को अपार्टमेंट से बाहर फेंक देती है, पर ममा तुरंत उस बास्टर्ड लेडी को एक किक मारकर वापस जमीन पर फेंक देती है, जबकि वो खुद सेफली ग्राउंड पर लैंड कर लेती है। उसे लगता है कि इतनी हाइट से गिरकर वो मॉन्स्टर मर गया होगा, पर वो गलत प्रूव हो जाती है जब ये वेनम जैसी हाइब्रिड वापस बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हो जाती है। लग रहा है ममा के पास अब कोई ट्रिक बची नहीं है। उसने पैरालाइजिंग पॉइजन यूज किया, मॉन्स्टर का हाथ तक काटने की कोशिश की, पर कुछ भी उस स्ट्रेंज क्रीचर पर काम नहीं कर रहा। फिर भी ममा गिव अप नहीं करती। उसे यकीन है कि कोई ना कोई तरीका जरूर होगा इस हैरी क्रीचर को ओवरपावर करने का। लेकिन मॉन्स्टर जो ममा के सारे थॉट्स सुन रही होती है, स्मगली याद दिलाती है कि ममा ने ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर लिया है। क्रीचर के मुताबिक ममा उसे हरा ही नहीं सकती, और वर्स्ट बात ये कि मॉन्स्टर क्लेम करती है कि वो ममा की हर इमोशन फील कर सकती है। जैसे ही ममा के दिमाग में फियर आता है, वो क्रीपी क्रीचर भी वो ही फियर फील करती है। आखिर ममा जितनी स्पीड से भाग सकती है उतनी स्पीड से वहाँ से भागती है। उसे पता है कि उसे एस्केप करना ही होगा, क्योंकि उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही
डेंजरस है, पर लगता है ममा के पास कभी चांस था ही नहीं। दूर तक जाने से पहले ही वो क्रीपी मॉन्स्टर उसे पीछे से पियर्स कर देती है। मॉन्स्टर बोलती है कि ममा अब उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकती, इसलिए सच का सामना करे। मॉन्स्टर ममा को बार बार पियर्स करती रहती है। अटैक रुकता ही नहीं, खून उड़ता है, ममा का बॉडी फटता जाता है और आखिर में ममा ब्लड लॉस और टॉर्न लिम्स की वजह से थक कर गिर जाती है। ये ममा की फोटोकॉपी इसलिए फ्यूरियस है क्योंकि रियल ममा उस पर बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रही। वो सिर्फ ये चाहती है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए। इस बीच ममा को अपनी लाइफ स्लिप होती महसूस हो रही है। जैसे ही वो डेथ के करीब होती है, प्लेजेंट मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं। उसका माइंड उस दिन की तरफ चला जाता है जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसका बच्चा भी उस हेरी मॉन्स्टर की तरह बालों से ढका हुआ था। अचानक ममा उस नाइटमेयर से झटके से बाहर आ जाती है। उसका बॉडी पूरा पसीने से भीगा होता है, पर कुछ समझने या सांस लेने से पहले ही वो देख लेते हैं कि कैनिबल ट्राइब उसके ऊपर खड़ी है। ममा को बाहर ले जाने के बाद डियान उसके मुंह पर जितनी जोर से मार सकती है उतनी जोर से पंच कर देती है, पर यहाँ डियान ही स्टूपिड साबित होती है क्योंकि ममा के शार्प फैंग्स उसके हाथ को काट देते हैं और उसका हाथ खराब हो जाता है। इससे डियान और गुस्सा हो जाती है और ममा को किक करने लगती है। कैनिबल ट्राइब का एक बंदा बोलता है कि ममा बिल्कुल उसकी टाइप की है और क्योंकि उसका एक बच्चा भी है तो उसके लिए तो और भी अच्छा। ये सुनकर क्लियरली समझ आता है कि ममा कभी भी इतने गंदे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो सीधा बीच में एक नट क्रैकिंग किक देती है जिससे वो दर्द से पागल हो जाता है। जब डियान रिटेलिएट करने आती है, उसे भी एक स्ट्रॉन्ग किक पड़ता है और वो सीधी वॉल से टकरा जाती है। ममा मौका देखकर तुरंत वहां से भाग जाती है। डायन फ्यूरियस हो जाती है कि फिर से उनकी पिटाई हो गई। गुस्से में वो रेन को ऑर्डर देती है कि ममा का पीछा करो, पर ये बड़ी बब्बा कॉन्फिडेंट है कि ममा चाहे कहीं भी जाए वो कभी एस्केप नहीं कर सकती। आखिर ममा के चेस्ट में जो टेंटिकल लगा हुआ है उसे ट्रैक करना उनके लिए बहुत इजी है। चाहे ममा कितनी भी फास्ट भागे, डायन उसे पकड़ लेती है और उसकी बैक पर एक डेविस्टेटिंग ब्लो देती है। पर जल्दी ही पता चलता है कि जिसे डायन ने अटैक किया था वो ममा नहीं, एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी था और एक्सचेंज में ममा उसके बैक पर एक बड़ा कट लगा देती है। वो हॉर्नी मॉन्स्टर जिसे ममा ने बॉल्स पर किक मारी थी वो भी अटैक करता है, पर उसका भी पेट एक बड़ा कट से फट जाता है। फिर एक जगरनॉट जैसा बंदा आता है। वो ममा को इतनी जोर से पंच करता है कि ममा पीछे गिर जाती है, पर ममा जल्दी से बैलेंस बना लेती है और खुद को संभाल लेती है। डायन और इसकी टीम काफी बुरी हालत में लग रहे हैं, पर रेन उन्हें हील कर रही है। ममा को भी अजीब लगता है कि जो इंजरीज उसने दी थी वो इतनी जल्दी कैसे हील हो रही हैं, ये उसने पहले कभी नहीं देखा। डायन फिर ममा के फैमिली का मेंशन करती है और उसे और ट्रिगर करने के लिए बोली कि उसे पता है कि वो लोग होप विलेज में हैं।